एवरीवन, हमने साइंस का थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है एंड इट वाज वेरी इजी। नाउ यू नो वेरी वेल कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है। एंड द वन मोर थिंग कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी हमें या उनको अपनाने का रीज़न क्या था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए यूजफुल कैसे है और हार्मफुल कैसे है। क्या हार्मफुलनेस ज़्यादा है और प्लास्टिक को बैन क्यों करने की ज़रूरत है या गवर्नमेंट ने उनको बैन क्यों किया है, ये सारी चीज़ें भी हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। नाउ आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। थ्योरी पार्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, सो दैट कि हमारा ये चैप्टर हमारे लिए पूरा रिवाइज हो जाए। और जब आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में रिवाइज भी हो जाएगा तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगी कि हाँ, उसके बाद जब कोई पूछेगा कि प्लास्टिक के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि प्लास्टिक कितने टाइप का होता है, उनको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है और हम किस तरह से प्लास्टिक को कम कर सकते हैं हमारी लाइफ से। और नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स को। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। देखो, क्वेश्चन आंसर्स हम अपने हिसाब से नहीं ले रहे हैं, हम कौन से ले रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज एग्जाम के अंदर तो हमारी एनसीईआरटी ही आने वाली है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। अब कुछ फाइबर्स को तो हम कहते हैं क्या, नेचुरल फाइबर कहते हैं। देखो, कुछ फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं और कुछ को हम कह देते हैं सिंथेटिक। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों, ये नाइंसाफी क्यों कि कुछ फाइबर का नाम डिफरेंट है और कुछ फाइबर का नाम डिफरेंट है। बेसिकली तो सबके नाम अलग अलग ही है, लेकिन सबको जो कैटेगरीज में रखा गया है तो उन कैटेगरीज के नाम अलग अलग है। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज नेचुरल फाइबर, सेकेंड कैटेगरी इज सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर नाम ही क्यों दिया गया कुछ फाइबर्स को जिनको हम सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में रखते हैं, तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन फाइबर को सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो देखो, जो नेचुरल फाइबर होते हैं, नेचुरल का क्या मतलब हुआ, जो हमें नेचर से ऑब्टेन हुआ है। नेचुरल का मतलब ये हुआ कि जो हमें नेचर से ऑब्टेन हुआ है, और नेचर से ऑब्टेन हुआ है मतलब कि हम बात कर रहे हैं प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर की, कि प्लांट और एनिमल से हमें कौन कौन से फाइबर जो है वो मिले हैं। तो देखो, नेचुरल फाइबर के अंदर भी हम दो पार्ट देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा है नेचुरल फाइबर, उसके अंदर भी हम दो पार्ट्स देखते हैं कि एक होता है क्या, प्लांट फाइबर, एक होता है प्लांट फाइबर और एक होता है एनिमल फाइबर। यानी कि जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होंगे, जो भी फाइबर हमको प्लांट से ऑब्टेन होंगे उनको हम कह देंगे प्लांट फाइबर, और वो फाइबर जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होने वाले हैं उनको हम कहेंगे एनिमल फाइबर। अब प्लांट फाइबर की कैटेगरी में कौन सा आएगा, तो प्लांट फाइबर में यू नो वेरी वेल कि प्लांट में एक कॉटन का प्लांट होता है जिसका कॉटन का एक फ्रूट भी होता है, फाइन। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, कॉटन आएगा। उसके अलावा जूट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जूट प्लांट क्या होता है, जूट जो है वो प्लांट की स्टेम से मिलता है या उसकी छाल से मिलता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जूट भी क्या है, जूट आपका प्लांट फाइबर है, बिकॉज ये भी क्या हुआ, प्लांट के ही किसी पार्ट से मिला है, दैट इज वाई ये भी हमारा क्या है, प्लांट फाइबर है। एक और होता है फ्लेक्स, एक और क्या होता है, फ्लेक्स होता है, वो किससे मिलता है, वो भी फ्लेक्स प्लांट से ही मिलता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर का मतलब है कि वो फाइबर जो हमें एनिमल से ऑब्टेन हुए हैं। अगर हम बात करें वुल की, अगर हम बात करते हैं वुल की, तो हमें पता है कि वुल हमें किससे मिलता है, शीप से मिलता है, और शीप क्या है, एनिमल है, दैट इज वाई ये कौन सा फाइबर हुआ, ये हुआ हमारा एनिमल फाइबर। उसके अलावा अगर हम बात करें सिल्क की, और वो सिल्क जो कि सबको बहुत पसंद आता है लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर हम बात करें सिल्क की, तो सिल्क फाइबर भी कहाँ से मिलता है, एनिमल से ही मिलता है। और ये कहाँ से मिलेगा, सिल्क मोथ से मिलेगा। जो सिल्क मोथ होते हैं, जो अपना जो एग होता है, सिल्क मोथ जो एग देते हैं उस एग में से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। जब उसकी लार्वल स्टेज होती है तो लार्वल स्टेज के बाद में कौन सी स्टेज आएगी, कैटरपिलर की स्टेज आएगी। लार्वल स्टेज के बाद में कैटरपिलर की स्टेज आएगी, और वो कैटरपिलर जो मलबेरी लीव्स पर फीड ऑन करता है और कुछ सर्टेन टाइम के बाद में अपने आप को ही स्पून कर देता है, अपने आप को ही एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर में स्पून कर देता है। और जब वो स्पून हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं।
और उसी कोकून से क्या ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। तो ये जो सिल्क है ये भी क्या होगा, एक एनिमल फाइबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी किससे मिला है, हमें एनिमल से ही मिला है। नाउ अगर हम बात करें अब सिंथेटिक फाइबर की, भाई ये सारे फाइबर तो हमें किसने दिए थे, ये हमें नेचर ने दिए थे। कुछ प्लांट से मिले, कुछ एनिमल से मिले, तो ये सब किससे आए, हमें नेचर से मिले हैं। इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ह्यूमन ने इनको नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी बने हुए थे, बस इनको ऑब्टेन करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन भगवान ने ऑलरेडी इनको बनाकर भेजा था। सो अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स बने। क्यों बने? बिकॉज ये जो फाइबर्स थे, ये फाइबर अच्छे थे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी और कुछ स्ट्रॉन्ग फाइबर की भी रिक्वायरमेंट थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है कुछ नए फाइबर बनते चले गए। उसके अलावा ये जो नेचुरल फाइबर है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ये बाकी फाइबर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उस एक्सपेंसिव की वजह से क्या किया गया, कुछ ऐसे फाइबर की डिमांड आई जो कि थोड़े से चीपर हो। नेचुरल फाइबर्स के कंपैरेटिवली वो थोड़े से चीपर होने चाहिए। तो ऐसे जब फाइबर की डिमांड आई तो क्या किया गया, कुछ इंसानों ने मिलकर, कुछ केमिस्ट ने मिलकर, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, कुछ नए टाइप का फाइबर फॉर्म किया, नए टाइप के फाइबर को बनाया। तो जो मैन मेड फाइबर थे, जिनको कि इंसानों ने बनाया है, उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, या हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर उनको, जिनको कि नेचर ने हमें नहीं दिया है, ये आर्टिफिशियली फॉर्म किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल। उनको केमिकल से बनाया गया है, इनको फैक्ट्रीज के अंदर बनाया है, इंसानों ने बैठकर बनाया है। तो उस फाइबर को हम नाम क्या देंगे, सिंथेटिक फाइबर नाम देंगे। और इस सिंथेटिक फाइबर में कौन कौन से आ जाता है, सिंथेटिक फाइबर में आता है रेयॉन, और इसके अंदर आ जाता है नायलॉन, और कौन सा आएगा इसके अंदर, एक्रेलिक आएगा। उसके अलावा आता है पॉलीएस्टर, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन अभी हमें जो नाम हमारी बुक के अंदर थे वही हमें पढ़ना है। पॉलीएस्टर भी होता है एक, रेयॉन हो गया, नायलॉन है, एक्रेलिक है। दीज आर द सिंथेटिक फाइबर्स जो कि इंसानों ने बनाए हैं। और किसके लिए बनाए हैं, तो जो नेचुरल फाइबर्स थे, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, इवन दे आर वेरी एक्सपेंसिव, अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये। तो पहले के लोग क्या होते थे, ये खरीद नहीं पाते थे। जो भी सिल्क था, जैसे सिल्क तो पहले के लोग बिल्कुल ही नहीं खरीद पाते थे। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा होता था। तो जो अमीर लोग होते थे, उस टाइम के जो रिच पीपल होते थे, सिर्फ वही लोग उनको पहन पाते थे। तो जो लोग सिल्क पहनते थे, लोग उनको देखते ही बता देते थे कि अच्छा हाँ, ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट जो पुअर पीपल थे या जो मिडिल क्लास फैमिलीज इंडिया के अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक ग्रैंड लेवल पर मिडिल क्लास फैमिलीज रहती है। तो मिडिल क्लास फैमिलीज भी इनको अफोर्ड नहीं कर पाती थी। दैट इज़ वाई क्या हुआ, सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन हुआ। नाउ यू नो कि बहुत सारे हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है, उसमें से जो रेयॉन है, इस रेयॉन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। इस रेयॉन को क्या कहा जाता है, रेयॉन को कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। और ये क्यों बनाया गया था, तो चाइना ने क्या किया था, चाइना ने जो सिल्क बनाने की जो टेक्निक थी, जो सिल्क वॉर्म से, सिल्क मोथ से जो टेक्निक थी कि हाँ, इससे हम कोकून्स को गर्म करके, कोकून को बॉईल करके और फिर हम सिल्क को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये टेक्निक चाइना वालों ने क्या किया था, छुपाई थी, बहुत सीक्रेट रखी थी। उन्होंने सोचा कि हम बिजनेस करेंगे और सिल्क को बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर बेचेंगे। अब हुआ क्या, लोगों को पता तो चल गया कि ये टेक्निक क्या है, लेकिन फिर भी सिल्क जो था थोड़ा सा महंगा पड़ता था। तब क्या हुआ, जब सिल्क पहनने की इच्छा तो सब में थी, तो उसी की वजह से एक आर्टिफिशियल सिल्क का फॉर्मेशन हुआ, जो कि दिखता तो बिल्कुल सिल्क के जैसे है, लेकिन ये सिल्क से काफ़ी हद तक चीपर होता है और ये सबकी रीच में होता है। ये नॉर्मल जो पीपल होता है, जो गरीब होते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके भी रीच में है, और अमीर लोग तो वैसे भी इनको खरीद ही रहे हैं। सो रेयॉन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, जिसको कि केमिकल से फॉर्म किया गया था। लेकिन कौन सा केमिकल, इसको तो बनाया गया था वुड पल्प से। वुड पल्प नाम की एक चीज़ होती है, वुड पल्प होता है, लाइक प्लांट से ही मिलता है वुड पल्प, वुड का पल्प बनाया जाता है। तो वुड जो पल्प होता है, उससे क्या बनाया गया था, रेयॉन बनाया था। कैसे बनाया था उससे रेयॉन, तो इसके ऊपर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था, वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, और उस केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से ही क्या बन पाया, रेयॉन बन पाया। तो बेसिकली तो हम इसे वुड पल्प है, यानी प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, तो हम इसे नेचुरल फाइबर कह सकते हैं, बिकॉज ये प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है। लेकिन फिर भी हम इसे नेचुरल फाइबर नहीं कहेंगे, बिकॉज क्या हुआ, इसके ऊपर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया गया। तो उस केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से हम इसे नेचुरल फाइबर बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो ये जो रेयॉन है, ये किस में आता है, ये सिंथेटिक फाइबर में आता है। जहां हम बात कर ले नायलॉन की,
तो नायलॉन इज अ फाइबर जो किस में यूज किया जाता है, जो कि पैराशूट्स में यूज किया जाता है, और इट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है जो किस में यूज किया जा रहा है, ये पैराशूट्स में यूज किया जाता है। जो ट्रैकिंग होती है उसके ऊपर यूज किया जाता है। इवन माउंटेन पे जो चढ़ते हैं और जो रोप लेकर चढ़ते हैं, वो रोप भी कौन सी होती है, वो नायलॉन की बनी होती है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्रेलिक भी एक बहुत ही अच्छा फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है। इन पॉलीएस्टर जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। मोस्टली चीजें जो है आज के लोग पॉलिएस्टर में, यानी कि पॉलिएस्टर के कपड़ों का ही यूज किया जाता है, या फिर अगर हम बोलें तो पॉलिएस्टर के अंदर कॉटन को या वुल को मिक्स करके देन उसको फिर यूज किया जाता है। तो पॉलिएस्टर की डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया है कि कुछ फाइबर्स को हमने सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा है। तो जो मैन मेड फाइबर है, जिनको आर्टिफिशियली फॉर्म किया गया है, जिनको केमिकल से बनाया गया है, उनको हमने क्या नाम दिया है, सिंथेटिक फाइबर नाम दिया है। अगर ये प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते तो हम इनको क्या कहते हैं, तो हम इनको कहते हैं नेचुरल फाइबर। लेकिन जो फाइबर हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन नहीं हुए हैं, उनको हमने ही थोड़ी सी मशक्कत की है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो उसे हम क्या कह देंगे, सिंथेटिक फाइबर कह देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मार्क द करेक्ट आंसर। आपको इसमें से करेक्ट आंसर को मार्क करना है। सो क्वेश्चन इज, रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट? इट हैज अ सिल्क लाइक अपीयरेंस, एज आई टोल्ड यू अभी जब मैंने बताया था कि सिल्क के जैसा ही इसको बनाया गया था। इट इज एन आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों बनाया गया था? बिकॉज लोगों की डिमांड थी ये। तो ये आर्टिफिशियल सिल्क है, तो बिल्कुल सिल्क के जैसा ही नजर आता है। ठीक है, थोड़ा सा चीपर होता है उससे, लेकिन अगर अपीयरेंस में देखेंगे तो दोनों बिल्कुल सिमिलर नजर आते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, डेफिनेटली यही है जो इसको सिंथेटिक फाइबर से थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है कि ये किससे बना है, ये वुड पल्प से बना है। वुड का जो पल्प होता है उसके ऊपर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करने की वजह से ये बना है। यानी कि इसको एक तरह से देखा जाए तो हमें नेचुरल फाइबर कहना चाहिए, लेकिन उस केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से हम इसे नेचुरल नहीं कहकर क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कह देते हैं। दैट इज वाई ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दैट इज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, ये इसको डिफरेंट बनाता है, यानी कि रेयॉन जो है उसको सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट बनाता है। नाउ इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर। ऑब्वियसली नेचुरल फाइबर की तरह ही इनके भी फाइबर्स को वूव किया जा सकता है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो देखो, फॉरेस्ट के अंदर जो वुड पल्प होता है, उस वुड पल्प को लेकर क्या किया जाता है, विस्कस रेयॉन बनाया जाता है। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फाइबर, बहुत अच्छा फाइबर होता है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है एंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है। उसको पहनने के बाद हमें भी ऐसा ही फील आता है कि हमने सिल्क पहना हुआ है। दैट इज वाई ये लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और इवन हुआ है आज की डेट में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लोग सिल्क की जगह रेयॉन को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। चले नाउ आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था वो तो। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। पता है ये हमें कि फिल इन द ब्लैंक्स तो हमारे एग्जाम के अंदर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, वो तो पेपर पे ही डिपेंड करेगा। जिनके बोर्ड एग्जाम्स है उनमें कुछ 2 और 3 क्वेश्चंस आएंगे फिलिप्स के, और जिनके बोर्ड एग्जाम्स नहीं है और जिनके स्कूल के ही अंदर पेपर बनने वाले हैं, तो उनका तो उनकी टीचर ही बता पाएंगी आपको। चल, सो क्वेश्चन ए इज सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश और डैश फाइबर। तो अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने क्या कहा था, सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि मैन मेड होते हैं, जो आर्टिफिशियल होता है, जिनको कि फैक्ट्रीज के अंदर इंसानों ने बनाया हुआ होता है, केमिकल से बनाया होता है। तो अभी 2 नाम तो मैंने ही ले लिए कि इनको और किस किस नाम से जाना जा सकता है। तो दे आर सिंथेटिक फाइबर एज वेल एज मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर भी हम इसको कहते हैं, तो कॉल्ड मैन मेड। और क्या कह सकते हैं, तो और इनको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। और क्या कह सकते हैं, हम इनको कह सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, बिकॉज दे फॉर्म आर्टिफिशियली। ये अपने आप नेचर से नहीं बने हैं, इनको आर्टिफिशियली फॉर्म किया गया है, जबरदस्ती कहता है, जबरदस्ती फॉर्म किया गया, वैसा कुछ। द नेक्स्ट थिंग इज सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड। सिंथेटिक फाइबर जो है वो कहाँ से सिंथेसाइज किए गए हैं, उनका रॉ मटेरियल क्या है। तो एज यू नो कि जब हमने नायलॉन की बात की थी तो हमने कहा था कोल इज अ रॉ मटेरियल फॉर नायलॉन, एयर एंड वाटर इज ऑल्सो द रॉ मटेरियल्स फॉर नायलॉन। तो जब हम बात करते हैं कोल की, यानी कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये हमारा होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसके अलावा कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल में भी आता है हमारा। जब बहुत सारे जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, जब ये नीचे दब जाते हैं और बहुत करोड़ों सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे रहते हैं,
तो धीरे 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 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रूड ऑयल का नाम तो सुना ही होगा। तो जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट होंगे ये क्या होंगे, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे। कोल की अगर हम बात कर ले तो ये सारी चीजें क्या, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल, मतलब कि अगर सिंथेटिक फाइबर बनाना है तो उसके अंदर अगर किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा सिंथेसाइज करने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उनको कह देंगे पेट्रोकेमिकल्स, बिकॉज पेट्रोलियम पे वर्क किया गया है और केमिकल से किया गया है, दैट इज वाई हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल कहेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, इनको हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, जिन सिंथेटिक फाइबर को रॉ मटेरियल्स जो पेट्रोलियम रॉ मटेरियल से बनाया जाता है या सिंथेसाइज किया जाता है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अब जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है वैसे ही प्लास्टिक भी क्या है, तो प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। जैसे सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, पॉलीमर होता है, वैसे ही जो प्लास्टिक है वो भी क्या होता है, पॉलीमर होता है। अब देखो पॉलीमर क्या चीज है, पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमर का मतलब हमने क्या बताया था कि पॉलीमर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल यूनिट्स को मिलाकर बनाया जाता है। अगर बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर कोई एक चीज बनाई जाएगी तो उसे हम क्या कह देंगे, पॉलीमर कह देंगे। और जिन छोटे छोटे पार्ट्स से वो मिलके बनी है उन पार्ट्स को हम कहेंगे मोनोमर। अब अगर हम बात करें कोई माला की अगर हम बात कर ले तो उन माला के अंदर जो बीड्स होते हैं, जो उस माला के अंदर बीड्स होते हैं वो बीड्स कैसे होंगे, देखो 1 बीड, 2nd बीड, 3rd बीड, 4th, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इतने सारे बीड्स को मिला के क्या बनाया गया, एक सिंगल नेकलेस बनाया गया। इतनी सारी पर्ल को बीड्स को मिला के क्या बनाया गया, एक सिंगल नेकलेस बनाया गया। अब ये जो स्मॉलर बीड्स है, इन स्मॉलर बीड्स को हम क्या कह देंगे, मोनोमर कह देंगे। इन स्मॉलर बीड्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे मोनोमर्स, बिकॉज दे आर द सिंगल यूनिट्स जिन सबको ज्वाइन किया जाएगा, जिन सबको एक साथ में लिया जाएगा और उससे क्या फॉर्म किया जाएगा, पूरा का पूरा एक नेकलेस। और इस कंप्लीट नेकलेस को हम क्या कह देंगे, इस कंप्लीट नेकलेस को हम कह देंगे पॉलीमर। क्या कह देंगे, पॉलीमर कह देंगे। तो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ so many monomers, polymer is made up of so many monomers। देखो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स थी, स्मॉल यूनिट्स थी, तो जो स्मॉल यूनिट्स थी उन सबको जब ज्वाइन किया गया तो पूरी क्या बन गई, एक अच्छा सा बहुत सुंदर सा नेकलेस बन गया है, जो कि हम किसी को भी अभी गिफ्ट कर सकते हैं। तो जिससे हमने नेकलेस बनाया है, जिन स्मॉलर बीड से हमने नेकलेस बनाया है उनको हमने क्या नाम दिया है, पॉलीमर नाम, मोनोमर नाम दिया है इनको हमने। इन बीड्स को हमने क्या नाम दिया है, मोनोमर नाम दिया। और इन बहुत सारे मोनोमर्स को इकट्ठा करके जब एक नेकलेस बन चुका है हमारा, तो इस नेकलेस का नाम क्या है, इस नेकलेस का नाम है पॉलीमर। तो वैसे ही जब सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं तो किससे बनाए जाते हैं, बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स को यूज करके, बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स का यूज करके, यानी कि मोनोमर्स का यूज करके फिर एक कोई फाइबर बनाया जाता है। और उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कह देते हैं, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स जो है उनको इकट्ठा किया गया है, जैसे कि इस माला के अंदर किया गया है, इस नेकलेस में किया गया है। सेम वैसे ही जब सिंथेटिक फाइबर जो है उसको बनाते टाइम पर क्या किया जाता है, क्रॉस लिंक किया जाता है उनको, या फिर लीनियर में उसको लीनियर अरेंजमेंट होता है उनका। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक भी क्या होता है, एक टाइप का पॉलीमर होता है, यानी बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स को मिलाकर फिर बनाया गया है। तो इसे भी हम क्या कह देते हैं, इसे भी हम पॉलीमर कह देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कुछ एग्जांपल्स देने हैं जिससे हम ये बता सके कि नायलॉन फाइबर जो होता है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। भाई अभी हमने यही तो कहा कि जो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, ऐसा फाइबर जो कि फुल्ली सिंथेटिक था, जिसके अंदर कोई प्लांट का प्रोडक्ट या एनिमल के प्रोडक्ट को यूज नहीं किया गया, जैसे कि रेयॉन के अंदर वुड पल्प का यूज किया गया था, वैसे नायलॉन ऐसा नहीं है। नायलॉन के अंदर कोई भी नेचुरल थिंग का यूज नहीं किया गया, ना प्लांट ना एनिमल प्रोडक्ट का यूज किया गया। और क्या किया गया, सिर्फ आर्टिफिशियल चीजों से ही क्या बनाया गया, नायलॉन का फॉर्मेशन कर दिया गया। तो जो नायलॉन है वो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। जो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर जो है वो कौन है, नायलॉन है। और इस नायलॉन का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, बिकॉज रेयॉन की फॉर्मेशन के बाद अब जरूरत थी बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग फाइबर की।
जरूरत क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग फाइबर की जरूरत थी। अब बेसिकली अगर हम नेचर पे डिपेंडेंट रहेंगे तो नेचर तो जो चीज हमें दे रहा है, जो उनकी क्वालिटीज है वही रहेंगी, उसके अंदर हम क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमें क्वालिटी को चेंज करना है कि भाई नहीं, जो चली आ रही है वो नहीं चाहिए, हमें कुछ चेंज करना है क्वालिटी के अंदर, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ब्रीडिंग तो करवा नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या किया गया, आर्टिफिशियली उस चीज को बना दिया गया। जिस चीज की जरूरत है और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या किया करना है, आर्टिफिशियली उस चीज को बना देना है। तो जब हम बात करते हैं नायलॉन की, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। इसको बनाया भी उसके स्ट्रॉन्गिविटी के लिए था। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो थे उनको एक ऐसा फाइबर चाहिए था जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो उस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर को बनाने की लालसा में उन्होंने क्या बना दिया, नायलॉन नाम का एक फैब्रिक बना दिया जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या बनाया जाता है उससे, वही इसकी स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा ये, तो ये स्ट्रॉन्ग, इसकी जो स्ट्रॉन्गिविटी है वो हमें इससे पता चल सकती है कि यहाँ इसके अंदर जितने भी ये थ्रेड्स दिख रहे हैं हमें, ये सब के सब क्या है, ये नायलॉन से बने हुए हैं। ये सारे के सारे किससे बने हैं, नायलॉन से बने हैं, ताकि ये टूटे नहीं। अब ऐसा हो कि भाई पैराशूट हवा में है और एकदम से कोई रस्सी टूट जाए तो कैसा लगेगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहेगा ये तो। और जो पर्सन इसमें है उसकी जान पे भी बनाएगी। तो इसीलिए ये जो रोप्स होती है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इनको स्ट्रांग बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, नायलॉन का यूज किया जाता है। उसके अलावा जब हम बारिश के अंदर, बारिश से बचने के लिए छाता यूज करते हैं, तो क्या कभी देखा है कि कॉटन फैब्रिक का छाता हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं देखा होगा। बिकॉज कॉटन फैब्रिक क्या करता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और अगर जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे ऊपर ही गिरेगा। दैट इज वाई हम कभी भी कॉटन फाइबर का यूज हमारे अम्ब्रेलाज के अंदर बिल्कुल नहीं करते। तो हमारे अम्ब्रेला में कौन सा फाइबर लगा होता है, तो हमारे अम्ब्रेला में जो फाइबर लगा होता है दैट इज ऑल्सो नाइलॉन, जो क्या नहीं करता, जो वाटर को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता है, और अगर एब्जॉर्ब करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज वाई इनको नायलॉन से बनाया जाता है, ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करे। तो अम्ब्रेला जो होता है वो कभी भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके ऊपर पानी गिरेगा और वो पानी सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, साइड्स के अंदर चला जाएगा। तो ये कभी भी आपके जो फैब्रिक है जो अम्ब्रेला के ऊपर लगा हुआ है, ये कभी भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ताकि हमारा भी सिर जो है वो गीला नहीं हो पानी से, हम भी बारिश से बचे रह सके। दैट इज वाई इसको इस नायलॉन से बनाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन से हमारे स्वेटर्स भी बनते हैं, हमारे जैकेट्स भी बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं। इवन आपने देखा होगा कि आजकल ऐसे जैकेट्स आते हैं जो ऊपर से बिल्कुल वाटर प्रूफ होते हैं। अगर पानी गिराओगे तो वो हमेशा पानी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, वो कभी भी आपके जैकेट के ऊपर नहीं लगने वाला है। तो वो जो जैकेट्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, उनके ऊपर भी उनके अंदर कौन सा फैब्रिक होता है, नायलॉन फैब्रिक होता है। इवन अगर मैं उस स्वेटर की बात कर लूँ, उस क्लोथ की बात कर लूँ जो कि रेन कोट की तरह यूज किया जाता है, अगर हम उस कपड़े की बात करें, उस क्लोथ की बात करें या उस ड्रेस की बात करें जो कि किसमें यूज की जाती है, जो कि रेन कोट की तरह यूज किया जा रहा है। तो जो रेन कोट्स होते हैं वो रेन कोट्स किससे बने होते हैं भाई, रेन कोट्स का मतलब क्या हुआ, पानी सीधा बाहर ही रहना चाहिए, जो कि पॉलिथीन या प्लास्टिक जैसा कुछ नजर आना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नायलॉन कहते हैं। तो यहाँ पर भी कौन यूज आता है, नायलॉन यूज आता है। तो देखो अब आई थिंक हमें क्लियर हो गया है कि नायलॉन कितना स्ट्रॉन्ग है। इसको देखकर तो क्लियर हो ही गया होगा कि नायलॉन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन जो रॉक क्लाइंबिंग होती है, उस रॉक क्लाइंबिंग में भी इसी टाइप की रोप का यूज किया जाता है। फाइन, चलो आगे बढ़ते। देखो इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि नायलॉन थ्रेड जो होता है वो बिल्कुल इलास्टिक होता है, बिल्कुल लाइट होता है और एक्चुअली स्ट्रॉन्गर होता है। अगर मैं आपके पास में एक स्टील का कोई वायर लेकर आ जाऊँ तो भी नायलॉन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उस स्टील के वायर से। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। अब प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज फूड को स्टोर करने के लिए क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी चीज है, हम ऑलरेडी प्लास्टिक के बारे में इतना कुछ पढ़ चुके हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपको अब तो सब चीज रट गई होंगी कि प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आ रहा होगा। वो कार्टून्स में नहीं होता कि जिस चीज के बारे में बात करते हैं उसका भूत नजर आता है, तो वैसा कुछ प्लास्टिक का भूत वूत तो नजर नहीं आ रहा आपको। चलो तो फिर से हम एक बार प्लास्टिक के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हम प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज क्यों करते हैं अपने फूड को स्टोर करने के लिए, और वाई ओनली प्लास्टिक कंटेनर्स। अब अगर मम्मी को देख, हम ही क्यों मम्मियाँ भी तो यही करती है, हमारी मम्मी भी तो यही करती है, सिर्फ प्लास्टिक के कंटेनर्स लेकर आएगी, प्लास्टिक के डिब्बे लेकर आएगी।
तो प्रीवियस के जो स्टील के डिब्बे होते थे, जो लोहे के डिब्बे होते थे, उनका यूज क्यों नहीं किया जाता फूड को स्टोर करने के लिए? इवन फूड क्यों, हर छोटी छोटी चीज के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लास्टिक ले आते हैं, प्लास्टिक की जो चीजें होती है उन्हीं के अंदर हम पैक करके रख देते हैं। इवन हमारे कपड़े भी है तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन्स में रखते हैं। बाहर जाते टाइम पे भी क्या किया जाता है, एक प्लास्टिक की पॉलिथीन जरूर बैग में रखी जाती है कि बाय चांस अगर बारिश आ गई तो हमारे एटलीस्ट फोन वोन तो रह जाएंगे। ठीक है, चलो, तो प्लास्टिक के अंदर हम मेनली फूड को क्यों स्टोर करते हैं? तो इवन अगर हमारे टिफिन बॉक्स भी आते हैं, अच्छा, फूड को स्टोर करने में अगर हमारे टिफिन बॉक्स भी है तो वो भी किससे आते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं वो भी। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे घर में अगर किचन के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको डिब्बे मिल जाएंगे जो सारे के सारे किसके हैं? प्लास्टिक के हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि मम्मी उसको क्यों प्रिफर करती है हमारे घर में? बिकॉज वो बहुत ज्यादा वेराइटी में आते हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली प्रिंटेड आते हैं। वो जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, देखा होगा मम्मी क्या करती है, बहुत सारे सेट लेकर आती है, मतलब एक ही जैसे 4 to 5 डिब्बों का एक सेट होता है। वो इतना प्यारा होता है कि उसको देखते ही लगता है कि वाह कितना सुंदर है। तो वो उस कितने सुंदर डिब्बे में क्या करते हैं, हम हमारे फूड को स्टोर करते हैं। इवन हम हमारी घर की जो दालें होती है वो भी उसमें डालते हैं, कुछ लोग मसाले भी डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें डाल देते हैं। लेकिन रीजन क्या है, प्लास्टिक को ही क्यों प्रिफर किया हमने? जब प्रीवियस जो पहले के ज़माने, जो एंशिएंट टाइम के जो लोग थे, वो लोग जब स्टील के डिब्बों को यूज़ कर रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, तो फिर हम प्लास्टिक पर क्यों आ गए हैं? हम प्लास्टिक की तरफ मूव ऑन क्यों कर रहे हैं? जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक तो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। फिर ऐसा क्यों हुआ? तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि ऐसा क्यों हुआ, एंड आई होप कि आप लोगों को में से काफ़ी को पता भी होगा। जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा प्लास्टिक का, उनको पता भी है कि प्लास्टिक का यूज़ क्यों किया जाता है। तो देयर वर सम प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी, प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके अंदर जो फर्स्ट थिंग थी वो क्या थी कि ये नॉन रिएक्टिव होता है। प्लास्टिक क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव होता है ये प्लास्टिक। अब ये नॉन रिएक्टिव है मतलब क्या हो गया कि ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी से। मतलब अगर कोई भी आके इसको कुछ भी बोल जाए, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये गुस्सा नहीं करेगा, जैसे हम कर जाते हैं कि अच्छा तूने ये बोला, देख लेंगे तेरे को बाहर। ये वाला सीन नहीं है इसका। प्लास्टिक बेचारा बहुत शांत आदमी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए कुछ भी बोले, कुछ भी इसके अंदर रख के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज लीस्ट बॉदर्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव का मतलब है कि ये एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, ये अदर किसी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इवन ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। अब एसिड तो कितना खतरनाक होता है, अगर हमारे भी बाई चांस किसी एक्स पर्सन के अगर हाथ पे कहीं लग जाए या किसी बॉडी के कोई पार्ट पे अगर लग जाए तो वो भी कूद जाता है, वो भी रिएक्ट करता है। बट ये प्लास्टिक क्यों नहीं रिएक्ट करता? अच्छा, कुछ लोग ऐसे, मैम ये नॉन लिविंग थिंग है ना इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता, तो ऐसा नहीं है, ये भी रिएक्ट कर सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स भी रिएक्ट करती है। कैसे? तो देखो, अगर हम लोहे की बात कर लें, आयरन की अगर मैं बात करूं तो आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा कि क्या होता है, आयरन पे रस्ट लग जाती है, मतलब क्या होता है, जंग लग जाती है। अब आयरन पे जंग लगना नॉर्मल सी चीज है, कई बार हम देख लेते हैं। होता क्यों है ये? तो जब आयरन को एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है, जब आयरन को वाटर के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो फिर क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोहे के जो, कई बार होता है कि बड़े बड़े जो लोहे के डिब्बे या फिर आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े डिब्बे जो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े से जो कैनिस्टर टाइप होते हैं, कंटेनर्स जो बड़े बड़े होते हैं लोहे के, पहले के जमाने की जो लोहे की टंकियां हुआ करती थी जिसके अंदर लोग गेहूं भर भर के रखते थे, उन टंकियों को आपने देखा होगा कि वो लोग पानी से बचाते थे। पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? कि जब पानी लग जाएगा तो क्या होगा, जंग आ जाएगी, और जंग आ जाएगी तो वो धीरे 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 वो खराब होने लग जाएगा। लेकिन कभी प्लास्टिक के ऊपर वो जंग देखी है? कभी प्लास्टिक के ऊपर रस्टिंग देखी है आपने? बिल्कुल नहीं देखी होगी, ना ही सुनी होगी, बिकॉज आती ही नहीं है। तो प्लास्टिक के अंदर अगर आप इसको एयर के कॉन्टेक्ट में भी रख देते हो प्लास्टिक को, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, जैसा ये अभी दिख रहा है ये सेम वैसा ही रहने वाला है। अगर इसके अंदर ऐसा कोई केमिकल भी आपने फिल कर दिया है तब भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इवन हमारे घर में जो फिनाइल और तेजाब की बॉटल्स आती है वो भी प्लास्टिक की ही होती है। और वो प्लास्टिक की क्यों होती है? तो जो फिनाइल और तेजाब है एसिड है, लेकिन ये प्लास्टिक के साथ में कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। और जब ये प्लास्टिक के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि प्लास्टिक को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे हर एक चीज के लिए। आपने ये सुना होगा कि गर्म चीजों को प्लास्टिक में डालने से मना किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? तो इसलिए कि भाई प्लास्टिक जो है वो गर्म होते ही क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लग जाएगा, तो इसका कुछ पार्टिकल्स जो है वो हमारे फूड में मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर ठंडी चीजों को डाल दो तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज प्लास्टिक तो रिएक्ट ही नहीं करता। अब उसके अंदर आप चाहे मसाले डाल दो, चाहे आप इसको चाय पिला दो, चाहे आप इसको दाल चावल खिलाओ, और चाहे आप इसको पिज्जा ही क्यों ना खिला दो,
तब भी इसको कोई रिएक्ट नहीं होगा, ये कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, कभी ये रिएक्ट नहीं करेगा। फाइन। तो प्लास्टिक के अंदर आपने कुछ भी चीज डाली है तो इसने रिएक्ट नहीं किया। एक मेन जो मेजर रीजन होता है हमारे फूड को प्लास्टिक में स्टोर करने का, वो तो यही है कि ये नॉन रिएक्टिव है। ना एयर के साथ रिएक्ट किया, ना वाटर के साथ रिएक्ट किया, और ना ही किसी अदर केमिकल के साथ रिएक्ट किया, और ना ही एसिड के साथ रिएक्ट किया, ना ही इसने हमारे दाल चावल खा के रिएक्ट किया, ना इसने हमारे पिज्जा खा के रिएक्ट किया, ना इसने हमारी चॉकलेट खा के रिएक्ट किया, और ना ही इसने हमारी कॉफी पी के रिएक्ट किया। तो सोचो कितनी अच्छी चीज है ये, राइट। चलो, उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये बहुत लाइट होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि इजी टू कैरी हो जाता है। अब फूड स्टोर करना है तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हम फूड को क्यों स्टोर करते हैं। हमारे घर में या तो बड़े बड़े जो डिब्बे होते हैं जिनके अंदर हमें बहुत सारे मसाले और दालें और चावल और ये सारी चीजें भर के रखनी होती है, ग्रेन्स भर के रखने होते हैं, तो हम यूज करते हैं। या फिर जब ट्रैवल करते हैं तो साथ में खाना ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं, या जब हम स्कूल आते हैं तो हमारे टिफिन बॉक्स के लिए यूज आ जाता है, तो ये प्लास्टिक वहां पे काम आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहे हैं अदर चीजों से। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज प्लास्टिक तो बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने। और ये क्यों किया है? बिकॉज प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल भी है। हम जिस तरह से कह रहे हैं कि इसमें हम फूड को स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव है, ये लाइट है, ये बहुत ईजी टू कैरी है, लेकिन फिर भी डोंट फॉरगेट कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो जितना हो सके इसको यूज कम ही करना होता है। चलो, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इसके अंदर फूड को स्टोर क्यों करते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये ड्यूरेबल भी होता है। अगर एक बार आप प्लास्टिक का डिब्बा ले आए हो, अपना प्लास्टिक का टिफिन ले आए हो, तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो ड्यूरेबल है। क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रॉन्ग भी होता है। चले आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट्स में इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखो, अभी हमने प्लास्टिक के बारे में डिस्कस किया कि ये यूजफुल क्यों है, ये हार्मफुल क्यों है, ये हम देखेंगे बाद में, वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। बिकॉज जब डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस के लिए हमें पता होना चाहिए कि दोनों की क्वालिटीज क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों किसके साथ क्या रिएक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। द फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एंड वी नो वेरी वेल, ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर भी चुके हैं। लेकिन क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इसको रिवाइज तो करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा प्लास्टिक वाला वीडियो अगर नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें भी सब कुछ समझ सकते हो। चलो, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेसिकली ये होते क्या है, यूजेस है वो सारी चीजें बाद में, लेकिन ये होते क्या है। अब थर्मोप्लास्टिक का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो होते हैं हमारे टॉयज। जो प्लास्टिक के टॉयज आते हैं या जो प्लास्टिक की मिनरल वाटर की जो बॉटल्स आती है, वो सब क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक से बनी होती है। और वही अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो एक ऐसा प्लास्टिक जो ऑलरेडी सेट हो चुका है, जिसका ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब सेट है उसके, भाई उसको देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ। चलो नहीं, ये तो हुई मजाक की बात हमारी। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है बेसिकली वो प्लास्टिक जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसको कि आप मेल्ट नहीं कर सकते, आप इजीली उसको मेल्ट नहीं कर पाओगे, कितना भी आप कोशिश कर लो वो टूटेगा लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा, और वो फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा। फ्लेक्सिबल मतलब टॉयज को देखा, बॉटल्स को देखा, जरा सा हम उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही उसको प्रेस किया तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है, वो दब जाती है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो वो कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अच्छा, अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम करो, अपने स्विच बोर्ड जो है हमारे घर के अंदर कहीं पर भी अगर आप हो, तो जहां पर आपके स्विच बोर्ड्स लगे हैं उन स्विच बोर्ड्स को एक बार ध्यान से देखो। क्या आपको लगता है कि वो थोड़ा सा भी ऐसे मुड़ सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जैसे ही आप इसको मोड़ने की कोशिश करोगे वो टूट जाएगा, लेकिन वो मुड़ेगा नहीं। सो अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन पर। आई होप कि छोटी छोटी चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमें एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि टॉयज को देखते ही हमें याद आना चाहिए थर्मोप्लास्टिक, और हमारे स्विच बोर्ड्स को देख के याद आना चाहिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके अलावा थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, दैट कैन बी बेंट। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है दैट कांट बी बेंट, ये कभी भी बेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब थर्मोप्लास्टिक की मेन डेफिनेशन क्या होती है। तो ये थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो कि बहुत ही इजीली मेल्ट किया जा सकता है, जिसको कि मेल्ट किया जा सकता है, दैट कैन बी मेल्टेड, दैट कैन बी मेल्टेड। वो प्लास्टिक जिसको कि बहुत ही इजीली जरा सी गर्मी दी वो मेल्ट हो गया, और मेल्ट होने के साथ साथ हम उसको अदर
किसी भी शेप में, साइज में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। आपने अपने घर में बहुत सारी बॉटल्स देखी होंगी। जो हमारे घर में टूथपेस्ट आता है वो भी किस में आता है, वो प्लास्टिक के ही ट्यूब में आता है। उसके अलावा ऑयल की जो बॉटल्स आती है हमारे घर में, जो नारियल तेल, कोकोनट ऑयल की जो बॉटल्स आती है, तो बहुत सारी हमारे घर में शैम्पू की आती है, कंडीशनर की आती है, बहुत सारी बॉटल्स आती है। इवन आजकल तो बॉडी वॉश भी आने लग गया है, मतलब सोप की जगह लोग बॉडी वॉश यूज करने लगे। तो उसकी भी जो बॉटल आती है वो भी किससे बनी होती है, थर्मोप्लास्टिक से बनी होती है। इवन आपके टॉयज जो होते हैं छोटे बच्चों के या बड़े बच्चों के भी टॉयज होते हैं, ऐसा नहीं है, तो बुरा मत मानो, चलो। तो वो किससे बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। अब इनको अगर हम जरा भी कहीं पे गर्मी के पास में रख दे, या अगर हम हमारे गैस बर्नर के आसपास कहीं रख देंगे, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा बेंट हो जाएंगे, वो एकदम हमें लगेगा अच्छा मेल्ट होके बेंट हो चुके हैं वहां से। तो बेंट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, दे कैन इजीली बी मेल्टेड, उनको बहुत ही आसानी से मेल्ट किया जा सकता है। और मेल्ट करने के बाद में फिर से उसको डिजायर्ड शेप दी जा सकती है, डिजायर्ड साइज में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स कि हम इनको रिसाइकल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इनको रिसाइकल करना कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। उन सबको इकट्ठा किया, हल्का सा गर्म किया, तो क्या होगा, वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा लिक्विड प्लास्टिक बन जाएगा। और इस लिक्विड प्लास्टिक को फिर से आप मोल्ड कर सकते हो किसी भी अदर टाइप के चीजों में। लाइक प्लास्टिक से तो पता ही होगा आपको कि बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, इवन फर्नीचर में भी आजकल यूज किया जाता है। घर में सब जगह पे आप देखेंगे तो मोस्टली आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा। हमारे घर के जो कंटेनर्स अभी हमने देखे थे, जो हमारे टिफिन बॉक्सेस देखे थे, जो ट्रैवलिंग में ले जाने वाले प्लास्टिक के बॉक्सेस देखे थे, ये सब भी किसके बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। बिकॉज ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, और जरा सा गर्म करते ही क्या होगा, मेल्ट होने लग जाएंगे। और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएंगे तो उससे आप डिजायर्ड शेप में, दूसरी शेप में ढाल सकते हो। और जनरली होता यही है, जो कचरा बीनने वाले जो लोग आते हैं हमारे घर के आसपास में, और जो प्लास्टिक को उठाकर ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आगे जाके कबाड़ी वाले भैया को दे आते हैं। और वो भैया क्या करते हैं, आगे जो ऐसा कोई एक प्लांट लगा होता है जहां पर रिसाइकल किया जाता है इन प्लास्टिक को, वहां पर भेज देते हैं। और उससे क्या होता है, जो बॉटल्स है, जितने भी प्लास्टिक की चीजें थी, उन सबको रिसाइकल करके नई चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसको फिर से सेल आउट कर दिया जाता है। फाइन, चलो। द नेक्स्ट हम आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब है जिनको कि आप इजीली मेल्ट नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसे इजीली मेल्ट नहीं कर पाएंगे। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। कैसे, तो जैसे कि अभी हमने कहा कि जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में भी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो फर्स्ट आता है वो क्या आता है, जो मेन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, वो कौन है, बेकेलाइट है। वो कौन है, बेकेलाइट है। जैसे ही बेकेलाइट का नाम आएगा, डेफिनेटली आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसकी सेटिंग हो रखी है ऑलरेडी, इसको सेटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। सो बेकेलाइट मतलब क्या आएगा, स्विच बोर्ड्स आएंगे। तो बेकेलाइट कहाँ पर होता है, स्विच बोर्ड्स में होता है। अब ये जो स्विच बोर्ड्स है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, स्विच बोर्ड्स जो है बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। अगर हम इसको जरा भी बेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये बेंड नहीं होंगे, ये डायरेक्ट टूट जाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि जो बेकेलाइट होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर हम बोल सकते हैं इंसुलेटर होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, पूरे ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जितने भी है वो सबके सब पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तो जब हम स्विच बोर्ड्स की बात करते हैं तो जो बेकेलाइट है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर नहीं होता तो हम उसका वहां पर यूज नहीं कर पाते, बिकॉज हमें सब जगह पे फिर क्या लग जाता, बार बार करंट लगता रहता। इसीलिए हमने किसका यूज किया वहां पर, बेकेलाइट का यूज किया, बिकॉज वी नो कि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो ये लोगों को भी करंट लगने से बचाएगा। इसलिए जब वायर्स को कनेक्ट किया जाता है तो ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एक प्लास्टिक का स्विच बोर्ड लगा दिया जाता है, जो कि किसका बना है, बेकेलाइट का बना है। एक और आता है आपका, क्या होता है वो होता है मेलामाइन। क्या होता है, मेलामाइन होता है। मेलामाइन क्या होता है, तो मेलामाइन जो है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपने नोटिस किया होगा कि जो घर में मम्मी कुकर में खाना बनाती है हमारे लिए, कुकर में जो मम्मी हमारे लिए बिरयानी बनाती है, जो हमारे लिए दाल राइस बनाती है, जीरा राइस बनाती है, तो वो जब कुकर पे बना रही होती है तो कुकर के हैंडल पे आपने गौर किया होगा कि एक ब्लैक कलर का हैंडल लगा होता है कुकर पे, और वो जो ब्लैक कलर का हैंडल है वो क्या होता है, बिल्कुल गर्म नहीं होता है। बाकी कुकर को आप नहीं पकड़ सकते हो जब खाना पका है,
बाकी कुकर को आपने हाथ नहीं लगाया, लेकिन क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर के हैंडल है आप उसको इजीली पकड़ पा रहे हो। ऐसा क्यों भाई? पूरे कुकर को नहीं पकड़ पा रहे हो तो ये ब्लैक कलर के हैंडल को हम इजीली कैसे पकड़ पा रहे हैं? वो इसलिए कि वो बने होते हैं मेलामाइन के, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। और ये वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि पुअर कंडक्टर होता है हीट का, यानी इसको गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो थर्मोप्लास्टिक में क्या था, गर्मी मिलते ही क्या हो रहे थे, मेल्ट हो रहे थे, इनको फर्क पड़ रहा था। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ब्लैक कलर के हैंडल्स है हमारे नॉन स्टिक पैन के, या अगर हम देखें हमारे कुकर के, या और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके ब्लैक कलर के हैंडल्स होते हैं, और वो हमें हाथ लगाते ही पता चलता है कि अच्छा ये तो प्लास्टिक के बने हैं, लेकिन बहुत हार्ड प्लास्टिक है। और वो बहुत हार्ड प्लास्टिक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेलामाइन कहते हैं, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक पार्ट है, ये भी एक टाइप है ये भी, ठीक है। तो उसके बने हैं और वो कभी भी गर्म नहीं होगा, आप उसको इजीली पकड़कर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस क्या है। एक और टाइप का प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही होता है एक और टाइप का, दैट इज टेफ्लॉन। अब वो टेफ्लॉन कहाँ पर होता है? थर्ड टाइप इज दैट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बेसिकली होता कहाँ पर है? तो टेफ्लॉन आपके जो नॉन स्टिक पैन्स आते हैं उनके ऊपर उसकी कोटिंग की जाती है ताकि इसके ऊपर पानी ना चिपके, इसके ऊपर कोई ऑयल भी ना चिपके। भाई नॉन स्टिक पैन को देखकर कभी सोचा होगा ना कि बाकी सबके ऊपर तो सब कुछ चिपक जाता है, तो ये नॉन स्टिक पे क्यों नहीं चिपकता? ठीक है, नाम नॉन स्टिक है इसलिए नहीं चिपक रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई नाम नॉन स्टिक है इसलिए कि हाँ ठीक है इसके ऊपर हम नहीं चिपकेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके ऊपर होती है टेफ्लॉन की कोटिंग, और इस टेफ्लॉन की कोटिंग की वजह से ही क्या होता है, उस पैन के ऊपर ना ऑयल चिपकता है ना ही वाटर चिपकता है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। द फर्स्ट पॉइंट विल बी कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको आप मेल्ट कर सकते हो और उसको आप रिसाइकल करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या पॉइंट रहेगा कि ये कभी भी मेल्ट नहीं होगा, आप इसको गर्म करके अगेन इजीली आप इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। अगर इसको तोड़ने की अगर इसको गर्म करने की कोशिश करेंगे या बेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, ये इजीली गर्म होके मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब ये जो स्विच बोर्ड है कभी आपने देखा है उसको बेंड करके टूट जाते हैं ना, वो बेंड नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट थिंग कि ये किस किस में काम में आते हैं, जो थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक किस किस में काम में आते हैं? थर्मोप्लास्टिक आपने देखे होंगे आपके घर के टॉयज में, आपके बॉटल्स में, जितने भी हमारे कॉस्मेटिक की बॉटल्स आती है सबके अंदर कौन सा होता है? थर्मोप्लास्टिक होता है। और अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तो स्विच बोर्ड में यूज आता है, इवन जो फ्लोर टाइल्स होती है उसमें भी आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही यूज आता है। नॉन स्टिक पैन में आता है, नॉन स्टिक पैन का जो हैंडल होता है उसमें यूज आता है। देखो तो बहुत सारी चीजें हो गई है। चलो, सो आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है। एंड वन मोर थिंग कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। डोंट फॉरगेट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चले, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हमने प्लास्टिक के बारे में ना अब तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो अब आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। अच्छा, अब अपने घर के ना आसपास की चीजों को देखकर एक बार जरूर सोचिएगा कि ये कौन सा प्लास्टिक है। आपके घर में जो पॉलिथीन आती है प्लास्टिक की जिसमें हम सब्जियां लेकर आते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो हार्ड नहीं है, गर्म करते ही मेल्ट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये जो सॉस पैन हैंडल्स है, यानी ये जो हैंडल है आपका, ये इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड्स, ये सारी चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों बनी होती है? तो ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज वाई जो फ्राइंग पैन के हैंडल्स है, जो फ्लोर टाइल्स है, जो आपके स्विच बोर्ड्स है, दे कैन बी मेड बाय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसीलिए उसको यूज किया जा रहा है। उसके अलावा हम इनको यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाले थे। अगर ये भी नॉर्मल प्लास्टिक की तरह होते, थर्मोप्लास्टिक की तरह होते, तो क्या होता? जैसे ही गर्मी मिली मेल्ट हो जाते, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिली, करंट लगता है इसमें, सॉरी ये भी मेल्ट हो जाते, हीट मिलती ना उसकी वजह से, तो ये मेल्ट हो जाते। तो क्या हुआ? गड़बड़ मामला है, ये तो बहुत गड़बड़ है। तो बहुत गड़बड़ है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर इनका यूज नहीं किया, थर्मोप्लास्टिक का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर यूज किया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को, ताकि इन पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। अब ये फ्राइंग पैन हैंडल है, कभी इसको देखा है मेल्ट होते हुए? कभी देखा है कि ज्यादा गर्म किया हो,
गैस पे अगर 1 घंटा वो फ्राइंग पैन रखा है हमने कंटिन्यूअसली, हम उसके ऊपर अगर डोसा बना रहे हैं हमारा, तो जो फ्राइंग पैन का हैंडल था वो मेल्ट हो गया। कभी सुना है, देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा है हमने? क्योंकि ये कभी मेल्ट होता ही नहीं है, ये बहुत ही हार्ड होता है। हीट का तो बिल्कुल पुअर कंडक्टर है, तो हीट को तो अपने अंदर आने ही नहीं देता, उसको पहले ही वहां से रवाना कर देता है। स्विच बोर्ड्स है, ये भी क्या होता है, ये बैकेलाइट के बने हैं, यानी कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने वाली है, तो हमें करंट भी नहीं लगने वाला है। और ये नाम याद रखने हैं आपको कि ये किससे बना है, बैकेलाइट हो गया, मेलामाइन है, टेफ्लॉन है, ये सारे नाम आपको अब तक तो मुझे लगता है कि रट जाने चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कि दिमाग में बस फिट हो रखे हैं, वहां पे एक किसी कॉर्नर के अंदर फिट हो गए हैं। चले, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, बिकॉज ये प्रीवियस वाले से मैच कर रहा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। किस किस में कैटेगराइज करना है, कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। कैन बी, कैन नॉट बी, ठीक है। देख लो कौन से ऐसे मटेरियल है जिनको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं और कौन से ऐसे प्लास्टिक के मटेरियल है जिनको कि हम रिसाइकल नहीं कर सकते। तो पहले हम उनको देख लेते हैं जिनको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट थिंग क्या है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स। अब टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट को कभी देखा है कि गर्म किया हो और मेल्ट हो गए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत हार्ड प्लास्टिक होता है वो तो। यानी कि जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हैं, इसका मतलब है कि मेल्ट तो नहीं होने वाला है। तो अगर मेल्ट नहीं होंगे तो हम रिसाइकल कैसे करेंगे, कैसे उनको अपनी डिजायर्ड शेप के अंदर हम वापस से मोल्ड कर देंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। दैट इज वाई जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये कभी भी आपके रिसाइकल नहीं हो सकते। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि भाई ये रिसाइकल नहीं हो सकते, यानी ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं। नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, दैट इज प्लास्टिक टॉयज। प्लास्टिक टॉयज जो है इनको रिसाइकल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार देखा होगा, मम्मी भी हमारे घर में कलाकारी करती है, जब कभी जरा सा कहीं पे अगर दरार आ गई है उसके ऊपर, या कई बार अगर हम देखते हैं कि छोटा सा टॉय होता है, कई बार वो टूट अगर जाए और जो बच्चा है जिसका वो टॉय है और वो रोने लग जाए, तो मम्मी क्या करती है, उसको हल्का सा गर्म करके चिपका के और फिर दे देती है, लो बेटा अब सही हो गया। तो कैसे हुआ, गर्म किया हल्का सा, फिर वो मेल्ट हो गया, और मेल्ट होते ही क्या हुआ, डिजायर्ड शेप में उसको फिर से ले आए, यानी कि हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो प्लास्टिक टॉयज आर मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, दैट इज वाई हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इनको इजीली आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये किस में आएगा, ये रिसाइक्लेबल में आएगा, कि हाँ ये रिसाइक्लेबल है। अच्छा, अभी भी अगर कंफ्यूजन लग रहा है कि थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मैम कैसे याद रखे, कैसे याद रखे, तो बस एक ही वर्ड से याद रखना है, सेटिंग से। जिसकी सेटिंग होगी वो कहीं और नहीं जाएगा, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिसाइकल भी नहीं होगा, वो अपनी वाली में मस्त है, वो कहीं घूमने नहीं जाने वाला है, ठीक है, किसी और के साथ में, कि दोस्तों के साथ चला गया, कि पेरेंट्स के साथ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और किसी और लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं, ना ही वो लड़की है अगर तो वो लड़के के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, इनफ है उनके लिए दोनों, ठीक है। तो उनकी सेटिंग जब हो रखी है तो उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने काम में मस्त होता है। और अगर उनको ज्यादा माथापच्ची करते हो तो वो क्या करता है, वो दूसरों को तोड़ देता है, खुद तो नहीं टूटते, वो दूसरों को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही याद रखना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मतलब कि आप उनको रिसाइकल नहीं कर सकते। आप भले हीट दे दो चाहे इलेक्ट्रिसिटी दे दो, इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपने में मस्त है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट आ जाओ कुकर हैंडल्स पे। कुकर हैंडल्स तो हमें पता है कितना भी गर्म कर लो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, कभी वो मेल्ट नहीं होंगे, और जब मेल्ट ही नहीं होंगे तो रिसाइकल कैसे होंगे, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी किस में आएगा, कैन नॉट बी रिसाइकल में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ कैरी बैग्स। कैरी बैग्स जो आपकी पॉलिथीन बैग्स होते हैं वो तो बहुत इजीली रिसाइकल होता है, जलाते भी तो है ना हम कई बार उनको, जरा सी हीट मिलती है फटाफट से चुपचाप फोल्ड हो जाता है, मेल्ट हो जाता है अच्छे से। तो ये क्या होता है, ये भी रिसाइकल्ड हो सकते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छा ग्रीन कलर से करना है, चलो ये लो। नेक्स्ट आ जाओ बॉल पॉइंट पेन्स। बॉल पॉइंट पेन जो आपके यूज एंड थ्रो वाले पेन होते हैं, या जो रिफिल वाले भी पेन होंगे, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। क्यों है, गर्म करेंगे इजीली मेल्ट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ प्लास्टिक बाउल्स पे। क्या प्लास्टिक बाउल्स आपके रिसाइकल हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है प्लास्टिक बाउल्स रिसाइकल होना, लेकिन इट डिपेंड्स कि कौन से बने हुए हैं। मेलामाइन के बने हुए हैं अगर, तब तो रिसाइकल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ अगर नॉर्मल प्लास्टिक के बने हैं तो रिसाइकल हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ प्लास्टिक बाउल का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो प्लास्टिक के जो प्लेट्स आती है, उन्हीं प्लास्टिक की प्लेट्स की तरह एक प्लास्टिक के बाउल आते हैं, तो बस उन्हीं प्लास्टिक के बाउल की अगर हम बात करें
तो हाँ, ये रिसाइकल हो पाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स। प्लास्टिक कवरिंग जो होती है इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर, क्या इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर लगी कवरिंग को कभी मेल्ट होते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा, वो बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है और बहुत इजीली जो है वो टूट भी जाती है। फ्लेक्सिबल तो बहुत ज्यादा होती है, तभी तो हमारे जो वायर्स होते हैं वो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, बेंट हो जाते हैं। वरना वायर्स को हम बेंट कैसे कर पाते? वायर्स तो बेंट हो ही नहीं पाते, तो हम वायर्स को तो पूरा हम कॉइल भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि वो रिसाइकल हो सकता है। तो ये भी किस में आएगा? रिसाइक्लेबल में आ जाएगा। चलो, प्लास्टिक चेयर्स रिसाइकल हो सकती है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। स्विचेस है? नहीं, स्विचेस पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिक स्विचेस है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि उनका रिसाइकल हो जाए। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज ये वो चीजें हैं जो किससे बनी है? बेकेलाइट से बनी है, यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात आते ही हम सिंपल सी चीज है, रिसाइकल नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम जहाँ है वही रहेंगे, जैसे है वही रहेंगे, है ना। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहने वाले। तो बस वही वाला सीन इनका है, ये अपने में मस्त है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनका अपना जो क्राइटेरिया है वो उसी के अंदर फिक्स रहता है। ये चेंज नहीं होने वाले हैं, ना ये मोल्ड होंगे, ना किसी और में जाएंगे, ना कुछ और, ना ये किसी और शेप में जाएंगे। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको प्लास्टिक के बारे में अब काफी कुछ चीजें जो है वो क्लियर होने लग गई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राना वांट्स टू बाय शर्ट्स। अरे वाह, हम अब रियल लाइफ क्वेश्चंस पे आ गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि केस स्टडीज भी आपके एग्जाम में आ सकती है। चलो, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना नाम का एक कोई है लड़का जो क्या चाह रहा है कि शर्ट खरीदना चाह रहा है समर्स के लिए। शुड ही बाय कॉटन शर्ट्स और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? उसको कौन सा शर्ट लेना चाहिए, कॉटन शर्ट और सिंथेटिक मटेरियल का शर्ट? एडवाइस राना गिविंग योर रीजन। व्हाई एडवाइस यार? ठीक है ना, शर्ट ही तो लेना, ले लो जो अपनी मर्जी है, क्या पूछे जा रहे हैं। बट ठीक है, पूछा तो हमको बताना तो पड़ेगा कि कौन सा शर्ट उसको लेना चाहिए। कुछ लोग ना मतलब बिल्कुल नहीं सुधरते हैं, अब शर्ट ले रहे हैं उसमें भी पूरा ढिंडोरा पीटेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि भाई हमको शर्ट लेना है, और लेना कौन सा है ना वो भी उनको बताओ। हद हो गई, मतलब खुद की कोई पसंद ही नहीं है क्या? चलो, तो भी हमें पूछा गया तो हम बता देते हैं, बिकॉज फ्री की एडवाइस तो मतलब एडवाइस तो हम दे सकते हैं ना, ज्ञानी बाबा है हम तो आराम से एडवाइस तो हम दे ही सकते हैं। चलो, हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। शर्ट खरीदना है किसके लिए? समर के लिए। देखो ये चीज आपको हाईलाइट कर लेना पहले, किसके लिए खरीदना है? समर्स के लिए खरीदना है। और समर में हमको पता है कि हमको कैसे कपड़े चाहिए होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट क्लोथ्स चाहिए, गर्मी लगती है ना, वरना हवा नहीं आती कहीं से, तो लाइट वेट क्लोथ्स चाहिए। उसके अलावा कैसे कपड़े चाहिए? जो कि हमारी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर सके, जो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर सके, जो हमारे पसीनों को एब्जॉर्ब कर सके और हमें बिल्कुल स्वेट फ्री रख सके। अगर स्वेट से हमें जो स्वेट है उसको अगर कोई कपड़ा हमारा एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है ना बहुत स्टिकी चिपचिपी सी हो जाएगी, बहुत अजीब सी हो जाएगी शाम तक। तो हमें वो पसंद भी नहीं आएगा, अजीब सा लगेगा हमें भी, हम कंफर्टेबल नहीं रह सकते उसमें। तो हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट होती है समर के टाइम पे, एंड समर के टाइम पे ऐसे क्लोथ जो कि स्वेट को एब्जॉर्ब कर सके। अब अगर हम कंपैरिजन करें कॉटन शर्ट और सिंथेटिक मटेरियल में, तो सिंथेटिक मटेरियल का जो शर्ट होता है, यू नो वेरी वेल कि वो वाटर को लेस एब्जॉर्ब करता है, वो बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। और जब स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्रॉपरली तो फिर हम कंफर्टेबल कैसे रहेंगे? हम तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रह सकते। तो हाँ, ये चीज सोच के हमें काम करते हैं, राना को एडवाइस देते हैं कि बेटा एक काम करो, आप खरीदो कॉटन शर्ट। आप क्या खरीदो? कॉटन शर्ट्स खरीदो समर के लिए, ताकि वो आपको कूल भी रखेंगे, पूरे दिन जो है वो आपकी बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब भी करते रहेंगे और आपकी बॉडी को बिल्कुल चिपचिपा सा फील भी नहीं होगा। डू यू नो कि स्वेटिंग क्यों होती है? चलो एक काम करते हैं, आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं साथ में। चैप्टर तो हम पढ़ ही रहे बोरिंग सा हमारा, लेकिन साथ में इंटरेस्टिंग सा फैक्ट भी देखते हैं। क्या है? तो स्वेटिंग क्यों होती है। अब स्वेट की बात ले ही ली है तो बता देती हूँ मैं आपको कि स्वेटिंग क्यों होती है। देखो, सिर्फ गर्मी में ही होती है स्वेटिंग, सर्दी में कभी नहीं होती, बिकॉज हमारी बॉडी क्या कर रही है? टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, चाहे आप गर्मी में ले लो, चाहे सर्दी में ले लो, चाहे बरसात में ले लो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स्ड है, ना ऊपर ना नीचे। ऊपर चला गया तो भी दिक्कत है और नीचे चला गया तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हम ऊपर चले जाएंगे, तो वैसा कुछ तो होना नहीं है। तो बॉडी का टेम्परेचर जब पूरा फिक्स्ड है तो उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भैया। तो होता क्या है, हमारी बॉडी गर्मियों के टाइम पे, समर सीजन के अंदर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या करती है? स्वेटिंग करती है, जिससे हमारी बॉडी थोड़ी कूल रहे, कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल ना, क्योंकि बाहर से तो क्या होता है, गर्मी होती है,
अब बॉडी भी अगर ऐसे गर्म हो जाएगी तो फिर तो फीवर आ जाएगा, इसलिए बॉडी को फिर कूल करने के लिए क्या होता है, स्वेटिंग होती है। और उसी स्वेटिंग को अगर एब्जॉर्ब नहीं किया गया तो बॉडी बहुत अजीब हो जाती है, बहुत ज्यादा हम थकान फील करने लग जाते हैं, चिप चिप करती है बॉडी, इवन हम स्मेल भी आने लग जाती है अजीब सी, तो फिर हमें लगता है कि नहीं यार बस अजीब हो गया आपको। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, समर सीजन के अंदर कॉटन क्लोथ्स का यूज किया जाता है ताकि क्या हो, वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर ले और हमें प्रॉब्लम ना हो, हम कंफर्टेबल रहे पूरे समर्स में। चलो, सो इनकी प्रॉब्लम तो हो गई आसान। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम्स भी आसान हो जाए, तो हमारा चैप्टर खत्म हो, और उसके बाद जब ये पूरा रिवाइज हो जाएगा तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बल्ले बल्ले? भाई जब सारे ही क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, तो फिर डेफिनेट सी बात है ना, बल्ले बल्ले तो होनी है। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आपको वो एग्जांपल्स बताने हैं जो कि जिससे कि ये पता चले कि प्लास्टिक जो है वो नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर में। अब ये नॉन कोरोसिव का क्या मतलब हुआ, कि जो बिल्कुल सड़ते नहीं, जो बिल्कुल खराब नहीं होते हैं, नेचर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं। सुना है वर्ड? बिल्कुल सुना है, अभी भी सुन के आए हो यार, क्या कर रहे हो? ये जो ना बोल रहा है ना, ये बहुत पिटने वाला है बेटा, क्योंकि सबको पता है कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि नॉन रिएक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो नॉन रिएक्टिव पता है हमें, नॉन कोरोसिव भी फिर हमें पता होगा। जैसे कि हमने आयरन का एग्जांपल लिया था कि आयरन में जैसे रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, तो वैसे प्लास्टिक के अंदर कभी भी नहीं होता है। तो प्लास्टिक जो होता है वो नॉन कोरोसिव होता है। लेकिन इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स बताने हैं हमें कि अच्छा प्लास्टिक का तो हमने देखा, आयरन का तो हमने देखा था कि जब आयरन की जो बकेट होती है, पुरानी सी बकेट थी, दादा या दादी के आसपास की थी। ठीक है, दादा या दादी मतलब दादा दादी के पास में थी वो, तो लास्ट में वो हमको मिल गई थी। तो दादा दादी जब नहाते थे तो वही वाली बकेट यूज करते थे। इवन मेरे दादा भी जो थे वो यही वाली बकेट यूज करते थे कि नहीं वो तो मेरी बकेट है, मेरे को तो वही वाली चाहिए। और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस बकेट में है क्या अभी तक, मतलब हद हो जाती है। बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ वो एक बकेट नहाना भी है तो कि नहीं मेरे को तो मेरी वाली बकेट दो। अरे भाई करोगे क्या, नहाना ही तो है, कोई भी बकेट ले लो, बट नहीं, वो लोहे वाली बकेट चाहिए, भारी होती है वो, उससे नहाने से ना आयरन की कमी दूर होती है। अब सोचो ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये कोई लॉजिक होता है कि उस लोहे की बकेट से अगर नहाओगे तो आयरन की कमी नहीं होगी? हद हो गई, मतलब यार कैसे कैसे लॉजिक है लोगों के। चलो दादाजी को नहीं बोल सकते, सॉरी। चलो अब आ जाओ फिर से कि जो बकेट थी, लोहे की जो बकेट थी, अब उसके अंदर जब कंटिन्यूअसली पानी आता है तो क्या होता है, पानी तो रोज जाएगा बकेट के अंदर। अब धीरे 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 क्या हो गया, उसके ऊपर ना जंग लगने लगे, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। तो जब जंग लगी तो वो धीरे धीरे खराब भी हो गया। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम हमारे घर के डिब्बों की बात कर ले प्लास्टिक की, तब भी नहीं होता। बकेट्स की बात कर लो, पूरे टाइम वो पानी में रहती है, फिर भी उस पर कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जो हमारे नॉन स्टिक पैन्स आते हैं उनके हैंडल्स देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सालों साल। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि हमारे घर के जो कुकर है ना, तो मम्मी कई बार बोलती है कि ये तो मेरे ना शादी के टाइम का कुकर है। आप सोचो वो शादी के टाइम का कुकर है, लेकिन तो भी उसके हैंडल को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी वैसा का वैसा। इवन उसके जो स्क्रू थे उस पर जंग लग गई है, लेकिन वो हैंडल एज इट इज है। क्यों है ऐसा? बिकॉज प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर। इवन हमारे स्विच बोर्ड्स की बात कर लो, कभी देखा है कि स्विच बोर्ड जो है हमारे खराब हो चुके हैं, स्विच बोर्ड के आसपास में कुछ रेडिश टाइप का कुछ हो गया, कभी देखा है, कभी सुना है? नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? बिकॉज जो प्लास्टिक होता है वो नॉन कोरोसिव होता है नेचर के अंदर, बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव भी है। जब ये रिएक्ट ही नहीं करता है किसी के साथ में, तो फिर ये कोरोसिव कैसे हो सकता है? फाइन। इवन हमारे ये ले लो, बाउल्स ले लो, तो प्लास्टिक के जो बाउल्स होते हैं, जो ये हैवी बाउल्स, जो एक तो हमने देखा है कि प्लास्टिक के बाउल्स जो थोड़े लाइट वेट, और एक हमने देखा है जो सेरेमिक के बाउल्स होते हैं थोड़े हैवी वेट के होते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, ये शाइनी वाले जो होते हैं, लस्ट्रस वाले, ये वाले बाउल्स को ज्यादा यूज किए जाते हैं प्लास्टिक के, वो भी लाइट वेट। शादियों में भी देखा होगा ये यूज किए जाते हैं। तो ये जो बाउल्स होते हैं इनमें भी कभी देखा है कभी खराब हो गया? देखा है कभी? नहीं देखा। इवन इनको वॉश करना कितना ईजी होता है, बाकी सारे बर्तनों से भी ज्यादा इनको वॉश करना बहुत ईजी हो जाता है। आप अगर पीतल के बर्तन ले लो, जो तांबे के बर्तन होते थे, उनमें अगर चेक करोगे तो उनको वॉश करते टाइम ना धीरे 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 वो काले पड़ जाते हैं। लेकिन इनमें ऐसा कभी नहीं होता, ये एज इट इज रहते हैं, ये अपने किसी से मतलब नहीं है इनको। कोई भी चीज के साथ डाल दो, कोई रिएक्शन नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलो। तो ये नॉन कोरोसिव होता है। इतने सारे एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं, आई डोंट थिंक कि और किसी एग्जांपल की जरूरत है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, should the handle and bristles of a toothbrush can be made of the same material? Explain your answer. अब ये टूथब्रश जो है उसके ब्रिसल्स और जो पूरा टूथब्रश है हमारा, क्या वो सेम मटेरियल से बना है? अब यह तो ये कोई पूछने की बात है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो टूथब्रश होता है, एज्यूम कर लो कि भाई ये मेरा टूथब्रश, एज्यूम कर लो कि ये
एक्स पर्सन का टूथब्रश है, मेरा नहीं है, ठीक है। ये एक्स पर्सन का क्या है, टूथब्रश है। यहाँ पे क्या होंगे, ब्रिसल्स होंगे उसके अंदर। अब ये जो ब्रिसल्स होंगे, तो ब्रिसल से तो क्या होता है, ब्रशिंग की जाती है। बट कभी देखा है उल्टा करके फिर ब्रशिंग करते हुए किसी को देखा है क्या? पॉसिबल नहीं है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज वो हार्ड होता है। अगर सिंपल सी चीज ले हम, तो अगर जो हमारा टूथब्रश होगा, ये हम एज्यूम करते हैं कि हमारा टूथब्रश है, यहाँ पे क्या है, हमारे ब्रिसल्स है। अरे वाह, कितना सुंदर टूथब्रश बना है। चलो अब ब्रश करने नहीं बैठना है अभी, तो आई होप कि आपने ब्रश तो मॉर्निंग में ही कर लिया होगा। जो टूथब्रश है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, जो यहाँ से कभी आपने देखा है ब्रश करते हुए किसी पर्सन को? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। लेकिन इसके ब्रिसल्स थोड़े से सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत घूम जाते हैं आराम से। और अगर ये सॉफ्ट मटेरियल के नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे दांतों को खराब कर देंगे, हमारे मसूड़े जो है वो बिल्कुल ऐसे छिल जाएंगे ना, तो ये हार्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस तो हमको पता ही है कि जो ये हैंडल है टूथब्रश का और ये जो टूथब्रश के ब्रिसल्स है, उनमें डिफरेंस तो हम देखते ही बता देंगे। क्या ये तो डिफरेंट मटेरियल के बने हैं। क्यों बने हैं? बिकॉज ये इतना हार्ड है ताकि ग्रिप बन सके, हम इजीली इसको पकड़ सके। अब ये अगर लूज होगा तो हम कैसे ब्रश करेंगे? पॉसिबल नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। तो ये होता है हार्ड, और जो ब्रिसल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल के होते हैं और थोड़े फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो बेसिकली अगर हमें पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि भाई दिखने में भले ही दोनों प्लास्टिक नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, दोनों ही डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने हैं। इवन सिर्फ टूथब्रश क्यों, सारे ब्रशेस ले लो, कोई भी ब्रश ले लो आप, ब्रश की बात कर रही हूँ मैं, तो ये जो ब्रश है इसमें भी यही है। जो ये ब्रिसल्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं, और जो ये आपका हैंडल होता है ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बना होता है। भले मटेरियल चाहे कोई भी हो, लेकिन डिफरेंट होता है। यहाँ भी देख लो, ये जो ब्रिसल्स है ये कपड़ों पे रगड़े जाते हैं तो सॉफ्ट होने चाहिए, थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। तो ये भी किससे, डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। और जो ये ऊपर का होता है हैंडल पकड़ने के लिए, ये या तो प्लास्टिक का हो सकता है या फिर लकड़ी का हो सकता है, जिस किसी का भी हो, वो अपने घर की बात है। बट हम आते हैं हमारे टूथपेस्ट पे और टूथब्रश पे। ये जो टूथब्रश है, ये देखो, ये टूथब्रश जो है, इनके हैंडल्स किससे बने हैं? इनके हैंडल्स तो बने होंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। हैंडल किससे बने हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं। कभी देखा है कि हमारा टूथब्रश जो है हल्की सी थोड़ा सा इसको हीट मिली और ये पीछे वाला जो पोर्शन था, जो हैंडल था इसका, वो मेल्ट हो गया? पॉसिबल नहीं है, ये चीजें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये हार्ड होता है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। और ये जो ब्रिसल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन फाइबर। याद करो, नायलॉन पढ़ा था तब हमने, जब हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा था तो हमने यही तो पढ़ा था कि नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए ये पैराशूट्स में यूज किए जाते हैं। इवन रॉक क्लाइंबिंग में भी उसकी जो रोप होती है उसमें भी यही यूज किए जाते हैं। और अगर हम बात करें टूथब्रश की, तो टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी नायलॉन फाइबर के बने होते हैं। तभी तो कितना भी ब्रश करने के बाद में ये टूथब्रश के जो ब्रिसल्स है ये थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए, इधर मुड़ जरूर जाएंगे, घूम जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन कभी भी ये टूटेंगे नहीं। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि 3 महीने 4 महीने ब्रश किया है उस एक ब्रश से तो ब्रिसल्स आधे हो गए, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज नायलॉन फाइबर जो होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये निकलते ही नहीं, ये टूटते भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। सिर्फ ये थोड़ा सा इस तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे, बिल्कुल फैल जाएंगे, लेकिन ये टूट नहीं पाएंगे। तो नायलॉन फाइबर से बने होते हैं ये ब्रिसल्स, और ये जो हैंडल होता है ये बना होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। वैसे ही बाकी सब ब्रशेस जो है उनमें भी यही होता है, ठीक है। मटेरियल जो है ब्रिसल्स का वो डिफरेंट होगा और जो हैंडल होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, वो सेम मटेरियल का बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज इनके यूजेस अलग अलग है दोनों के। अगर हम इससे भी ब्रश कर रहे होते और इससे भी ब्रश कर रहे होते तो हम सोच सकते थे कि हाँ सिमिलर है। अगर दोनों को सिर्फ हम पकड़ने के लिए काम में लेते तब भी हम सोच सकते थे कि हाँ भाई ये ठीक है, सिमिलर हो सकता है। लेकिन जब दोनों का काम ही अलग अलग है तो फिर नाम तो अलग होगा ही, और मटेरियल भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो एक है नायलॉन, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और आंसर लिखना है ऐसे। क्यों लिखना है ऐसे? ताकि आपको पता रहे कि ब्रिसल जो है किससे बना है, क्यों बना है, और जो हमारे जो हैंडल है उसका पकड़ने के लिए वो किससे बना है और क्यों बना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से जाना कहीं नहीं, अभी भी तो रुको, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, अभी तो हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्लीट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवॉइड प्लास्टिक्स as far as possible, comment on this advice। अब ये वो एडवाइस है जो हमें एवरी टाइम सुनने को मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये एडवाइस सुन लेते हैं, कई बार होता है। कहाँ पर सुनते हैं? तो देखो हमारे घर में सुन लेते हैं, ठीक है। इवन मतलब मैं बात करूँ ना अगर अपने घर की, तो मेरे पापा तो पीछे ही पड़े होते हैं कि जहां भी प्लास्टिक देखेंगे ना, घर के जो डिब्बे हैं उनमें हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे घर की होम मिनिस्टर नहीं बोलने देती है। लेकिन जब होती है कि कोई अगर सपोज हम दूध भी लेके आए, चलो एग्जाम्पल लेते हैं दूध का,
हमारे घर में अगर दूध भी आता है और बाई चांस अगर हम पॉलिथीन में लेकर आए तो पापा बोलते अरे ये क्या है, प्लास्टिक में लेकर आए हो, बर्नी लेकर जानी चाहिए थी। एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब मैं कहीं बाहर से आ रही हूँ तो मैं क्या बर्नी लेकर जाऊंगी, हद होगी मतलब। उसके अलावा अगर सपोज टिफिन आया है, ठीक है, वो टिफिन भी देखेंगे अच्छा प्लास्टिक का है, नहीं यूज करेंगे, छोड़ दो, स्टील का लेके आओ तो यूज होगा। अरे यार मतलब हद हो गई, हर कोई यूज कर रहा है बट नहीं करेंगे। बाहर से एक दिन है ना जोमेटो से मैंने फूड ऑर्डर कर दिया, ऑब्वियस सी बात है अब वो फूड तो किस में आएगा, प्लास्टिक के ही बॉक्सेस में आएगा, ठीक है, प्लास्टिक के कुछ बॉक्सेस थे, उसके अंदर आ गया वो फूड। अब वो नहीं खाए तो नहीं खाए, क्यों नहीं खाना, और हमें भी नहीं खाने दे, क्यों नहीं खाने दे कि प्लास्टिक है, जहर फैलता है, नहीं खाना बिल्कुल भी। अरे मतलब हद हो गई। अब प्लास्टिक ठीक है नहीं यूज करना है, लेकिन अगर आ गया है तो हम खाना थोड़ी ना बाहर फेंकेंगे। अब मेरी चाइनीज बिल है, बाहर थोड़ी ना फेंकूंगी मैं उसको, पास्ता है कैसे बाहर फेंक सकते हैं, बिल्कुल नहीं फेंक सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है ना, ये हमें कई बार सुनने को मिलते हैं। अगर नहीं मिले हो तो आज मुझसे तो सुन ही लिया होगा आपने कि हमारे घर में तो प्लास्टिक का तो बड़ा डंडा रहता है। चलो, तो मोस्टली घरों में ऐसा रहता है कि भी प्लास्टिक को कहा जाता है कि नहीं यूज करना है। इवन हमें भी टीचर्स भी सिखाते हैं कि भाई नहीं, प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, और मैं भी आपको यही सिखा रही हूँ कि जितना हो सके प्लास्टिक से दूर रहना है। लेकिन क्यों, रीजन अगेन हर चीज के लिए जैसे एक रीजन होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है, वैसे यहाँ पर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि क्यों प्लास्टिक से दूर रहना है, जबकि ये तो लाइट वेट है, बहुत ही सस्ता आ जाता है, इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल है, इतनी सारी तो प्रॉपर्टीज है इसकी, नॉन रिएक्टिव है, फिर भी माता बच्ची है, फिर भी इसको बोल रहे हो कि नहीं 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 दूर रहो दूर रहो दूर रहो। तो क्यों रहना है, बिकॉज प्लास्टिक जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। कैसे होता है, तो देखो, ये प्लास्टिक वो चीज है जो कि एयर पॉल्यूशन भी फैलाएगा, उसके अलावा अगर हम देखें तो ये वाटर पॉल्यूशन भी फैलाएगा, और अगर हम आगे बढ़े इसके अंदर तो ये सॉइल पॉल्यूशन भी फैलाएगा, सॉइल पॉल्यूशन भी फैलाएगा। उसके अलावा जो प्लास्टिक होता है वो एनिमल्स पे भी हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है, एनिमल्स को भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई है। चलो अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। एयर पॉल्यूशन कैसे फैलता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे और सॉइल पॉल्यूशन कैसे। तो अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की चीजों की, तो हम जनरली प्लास्टिक की चीजों को क्या करते हैं, ठीक है, यूज किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। और वो डस्टबिन का कचरा कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि क्या किया जाता है, कुछ घरों में उसको बर्न किया जाता है, कुछ घरों में क्या किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है। कुछ घरों में क्या किया जाता है कि जो म्युनिसिपल पार्टी की जो गाड़ी आती है उस गाड़ी के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है, तो व्हीकल में डाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। बाहर कहाँ जाता है वो बाहर जाता है, हमारे सिटी से बाहर जाता है, लैंडफिल्स में चला जाता है, तो उसको लैंडफिल्स के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अदरवाइज क्या किया जाएगा, वो ऐसे ही डाल दिया जाएगा, मतलब वो हियर एंड देयर ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा, हियर एंड देयर, मतलब जहां मर्जी हो गई, मूड हो गया वही डाल दिया हमने कचरा, तो ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास के जो प्लॉट होते हैं वहां डाल दिया जाता है कचरे को, फाइन। या फिर किसी वाटर बॉडी के पास में डाला जाता है कचरे को, तो वाटर बॉडीज के आसपास में अगर हम डालेंगे कचरे को तब भी नुकसान है हमारे लिए। तो होता क्या है, देखो अब इन सब में से एक एक का एग्जाम्पल है, एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम जला लेते हैं उसको, अगर हमने क्या किया, बर्न कर लिया, तो बर्न करने से क्या होगा, अगर बर्निंग कर देंगे, हम प्लास्टिक को जला देंगे, क्योंकि मोस्टली घरों में क्या होता है, कचरा जो होता है लिया जाता है डस्टबिन में और उसके बाद जला के आ जाता है। तो जलाने से क्या होगा, प्लास्टिक को जलाते ही उसमें से निकलेगी पॉइजनस गैसेस। प्लास्टिक को जब जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, पॉइजनस गैसेस निकलेगी उसमें से। और जो पॉइजनस गैसेस निकलने वाली है, जो निकल रही है, ये क्या करेगी पॉइजनस गैस, ये एयर पॉल्यूशन का काम करेगी। जब प्लास्टिक को बर्न कर दिया जाएगा तो ये एयर पॉल्यूशन का काम करेगी, यानी कि पॉइजनस गैसेस निकलेगी इसमें से, और वो पॉइजनस गैसेस पूरी की पूरी लिविंग जो लाइफ फॉर्म्स है उन सबको इम्पैक्ट करेगी, चाहे वो एनिमल लाइफ है, चाहे वो ह्यूमन लाइफ है, और चाहे वो प्लांट लाइफ ही क्यों नहीं है। तो सारी लाइफ फॉर्म्स को इसने क्या किया, नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। कैसे दिया, पॉइजनस गैसेस है, पॉइजन है, तो हम भी इनहेलेशन के टाइम पे क्या करते हैं, एयर को लेते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि ये पॉइजनस गैस भी क्या होगी, हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगी और कहीं ना कहीं वो हमें हार्म करेगी। तो क्या किया, एयर पॉल्यूशन हो गया। अब क्या होता है, अगर सपोज गाड़ियों में डाल के हमने लैंडफिल्स में भेज दिया, तो जिस लैंडफिल में उसको भेजा गया है वो अगर लैंडफिल किसी को नहीं पता रहा, सपोज वो जमीन जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसको लैंडफिल बना दिया, उसके अंदर सारा कचरा भर दिया और उसके ऊपर गार्डन जो
हॉस्पिटल्स है या मॉल्स है वो बना दिए गए। तो क्या हुआ, सॉइल पोल्यूशन हुआ। वो सॉइल सही थी, लेकिन जब उसके अंदर बहुत टाइम तक जब वो प्लास्टिक रहा तो धीरे 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 उसने क्या किया, सॉइल को खराब कर दिया। सॉइल को खराब करते क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन फैलेगा। ठीक है, उसके अलावा डू यू नो कि प्लास्टिक जो होता है वो इतना ड्यूरेबल होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप भले उसको कहीं भी रख लो वो डिकम्पोज नहीं होगा। कोई भी ऐसा डिकम्पोजर नहीं है, कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो उसको डिकम्पोज कर सके। तो प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब सेवरल ईयर्स तक होती है। सेवरल ईयर्स है मतलब हम सोच भी नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक जो है वो जमीन के अंदर अगर रह जाता है तो वो पूरी पूरी जमीन को भी क्या कर सकता है, बंजर कर सकता है, बैरन कर सकता है, यानी कि इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है। देन अगर हम एक काम करते हैं, ऐसे ही यहाँ वहाँ कचरे को डाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, अपना घर का डस्टबिन लिया, आसपास में जहाँ बड़े डस्टबिन होते हैं वहां पर डाल के आते हैं, लेकिन वहां भी उसके अंदर नहीं डाल के आएंगे, उसके बाहर डाल के आएंगे। क्यों? उन भाई साहब को अब जाके पूछो कि भैया आपने बाहर कचरा क्यों डाला है, तो ही विल बी लाइक कि ओके ना, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, देखो बाहर ऑलरेडी कितना सारा कचरा है, मैंने डाल दिया तो क्या हो गया। अरे आप लोगों की जैसी तो एक एक ने सोचा है तभी तो इतना सारा कचरा यहाँ फैल गया, बट वो ये चीज नहीं समझते। तो जो आसपास में जो कचरा फैला है उससे क्या होगा, एनिमल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा एनिमल लाइफ पे इम्पैक्ट? तो देखो जो आसपास में कचरा फैला है, हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि कोई एनिमल घूमते घूमते उस कचरे को खाने लग जाता है। भाई अब स्ट्रे एनिमल्स है, स्ट्रे एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। खाना कौन देगा उनको? जनरली एक आध रोटी तो सुबह सुबह सब दे देते हैं, उसके बाद उनको खाना नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, आसपास कहीं घूमते रहते हैं और जहाँ कचरा वगैरह का ढेर और सब मिलता है वहां जाके अपना खाना ढूंढने लग जाते हैं। तो अगर सपोज खाना खाते टाइम पे उन्होंने कोई प्लास्टिक की पॉलिथीन को ले लिया, बॉडी में चली गई वो प्लास्टिक की पॉलिथीन, अब वो पॉलिथीन डाइजेस्ट तो हो नहीं सकती, ना ही वो डिकम्पोज होती है, ना ही वो डाइजेस्ट होती है। तो होगा क्या, वो उनकी इंटेस्टाइन में फंस जाएगी। काऊ वगैरह जो है उनकी इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, फंस जाएगी, और उनकी इंटेस्टाइन में फंसने से उनकी डेथ भी हो सकती है। एनिमल्स के अगर इंटेस्टाइन के अंदर वो फंस जाती है पॉलिथीन तो उनकी डेथ भी हो सकती है। अब इतना ज्यादा अगर हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है ना कि हमें प्लास्टिक को कम कर देना चाहिए। अच्छा, अगर किसी प्लॉट के अंदर डाल दिया तब भी होगा। वाटर बॉडीज के पास अगर डाल दिया, सपोज किसी वाटर बॉडी के आसपास में कहीं पे रह रहे हैं तो वही आसपास में हमने कचरा डाल दिया, तो होगा क्या, वो सारा कचरा सारा कहाँ जाएगा, वो सबका सब जाएगा वाटर बॉडीज के अंदर, और जब वाटर बॉडीज में जाएगा तो वो एक्वाटिक लाइफ को भी इम्पैक्ट करेगा और साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करेगा। उसके अलावा अगर हम देखें हमारे घर के अगर आसपास में कहीं पर हमने कचरा डाला है या किसी ने भी कचरा डाला है अपने घर के आसपास में, और उसके अंदर अगर प्लास्टिक की पॉलिथीन्स है, प्लास्टिक के कंटेनर्स है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वो आसपास के ड्रेनेज सिस्टम में चला जाएगा और ड्रेनेज सिस्टम को भी क्या कर देगा, चॉक कर देगा। ड्रेनेज सिस्टम को भी क्या करेगा, चॉक कर देगा, और उस चॉक करने की वजह से क्या होगा, आसपास में बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाएगी। तो वो गंदगी की वजह से लोग भी वहां पे नहीं रह पाएंगे, स्मेल आएगी, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अगेन वही सारी चीजें आ जाएगी। और वो गंदा पानी सारा कहाँ जाएगा, धीरे धीरे आसपास में घूमते घूमते किसी न किसी वाटर बॉडी में चला ही जाएगा। तो क्या होगा, वहां पर भी वाटर पॉल्यूशन फैलेगा और उससे एक्वाटिक लाइफ पर बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ता है। एक्वाटिक लाइफ भी धीरे 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 क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो देखो कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारा ये प्लास्टिक। दैट इज वाई प्लास्टिक को कम ही यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इवन धीरे 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 अगर हम कोशिश करें तो मुझे लगता है कि पूरा हम हमारी लाइफ से प्लास्टिक को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन 100% से पहले 10% पे आओ, फिर 20 पे आओ, फिर 30 पे आओ, एटलीस्ट कम से कम 50-60% भी अगर हम कम कर देते हैं तो काफी ज्यादा सही हो जाएगी चीजें। लेकिन अभी तक भी प्लास्टिक को हमने नो नहीं कहा है, काफी चीजें रिप्लेस कर चुके हैं हम, बट काफी चीजें अभी भी है जिनको रिप्लेस करना बाकी है। तो अब से अगर आपके घर में कोई चीज प्लास्टिक में आ रही हो तो आपके पापा बोले ना बोले, लेकिन आप जरूर बोलिएगा कि नहीं, प्लास्टिक में तो नहीं आनी चाहिए। चल, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका आंसर देना है, क्या करना है। और प्लास्टिक के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ के मुझे लगता है कि आपने सब कुछ ना आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि हाँ, अब प्लास्टिक है इसका मतलब यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है जितना ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, जितना ज्यादा उसने हमारी लाइफ को इतना पूरा एक अपने कब्जे में ले लिया है, उतना ही ज्यादा ये क्या करता है, हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल भी है। इवन नॉट ओनली अस, ये प्लांट लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, एक्वाटिक लाइफ के लिए भी हार्मफुल है, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और मेनली नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो डिकम्पोज तो हो नहीं सकता। तो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हार्म ही कर रहा है, तो हमें उससे बचने की जरूरत है। चलो अब आ जाते हैं हमारे अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ज्यादा टाइम पास नहीं करना, ठीक है, उधर उधर घूमना नहीं। और हाँ, फोन में वीडियो देख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जाके गेम वेम नहीं खेलना। चलो आ जाओ यहाँ पर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम फर्स्ट करेक्टली विद द
phrases given in column 2. कॉलम 1 के अंदर कुछ phrases given है, आपको क्या करना है, उनको कॉलम 1 के अंदर जो वर्ड्स गिवन है उनको इनके phrases से मैच करना है कि भाई कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है. तो देखो इसका भी तरीका मैंने आपको बताया है. अगर आपको लर्न है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट जाके वो उससे मैच हो जाएगा. लेकिन अगर लर्न नहीं है तो एक एक को एलिमिनेट करते जाओ, जो जो आपको याद है वो देखते जाओ, फिर मैच करते जाओ आराम आराम से. तो लास्ट वाला तो अपने आप हो जाएगा. देखो पॉलिस्टर की बात कर ले हम, तो पॉलिस्टर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. वो वुड पल्प से तो नहीं बनता है, ठीक है. यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स और स्टॉकिंग्स, नहीं. पैराशूट्स और स्टॉकिंग किससे बनाई जाती है? नायलॉन से, तो ये भी नहीं आएगा. यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर तो कहाँ आ जाएगी भाई, अभी तो हम पॉलिस्टर की बात कर रहे हैं. नॉन स्टिक कुकवेयर इसके अंदर नहीं आ सकते. तो क्या आएगा? फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली. यस, पॉलिस्टर के जो फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत इजीली रिंकल नहीं हो पाते हैं. यानी कि इजीली अगर हम चाहे कि रिंकल हो जाए, नहीं, रिंकल इसमें नहीं होगा. आपने इसको कैसे भी रखा है उसमें रिंकल नहीं पड़ेंगे, और आपको आयरन करने की जरूरत भी उसको बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है. ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई ज्यादा ही आपने उसको क्रश करके रखा है तो इट में भी पॉसिबल, बट ज्यादा इसके अंदर कोई भी रिंकल नहीं आने वाले हैं. तो हम इसको पॉलिस्टर को इससे मैच कर देते हैं. ठीक है, आप एग्जाम के अंदर ये मैचअप है ना, इस तरह से मत करना, मैच मत खेलना. ठीक है, आपको क्या करना है, जस्ट इसके सामने इसका आंसर लिखना है. चलो नेक्स्ट आते हैं हम टेफ्लॉन पे. तो अभी हमने नॉन स्टिक कुकवेयर के बारे में सुना था, और प्लास्टिक को हम ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं ना, तो आपको अब तो माइंड में पूरा सेट हो जाना चाहिए कि जैसे ही नाम आएगा हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे. तो टेफ्लॉन के बारे में क्या बताया था कि ये नॉन स्टिक कुकवेयर पर इसकी कोटिंग होती है, इसीलिए तो वो कुकवेयर नॉन स्टिक होते हैं, अदरवाइज वो नॉन स्टिक कैसे हो सकते थे. सो टेफ्लॉन सी से मैच हो जाएगा. देन रेयॉन पे आ जाओ, तो रेयॉन में देखो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं. तो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, यस. रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर जो कि वुड पल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया जाता है, और इसीलिए हम इसको नेचुरल की कैटेगरी में बोलने के लिए कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसे सिंथेटिक की कैटेगरी में लेंगे, बिकॉज ये केमिकल ट्रीटमेंट से बना है. भले ही वुड पल्प से बना है लेकिन उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट से बना है. तो रेयॉन जाएगा हमारा प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प की तरफ. और नायलॉन तो बेचारा एक ही बचा है इसके पास, तो और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. दैट इज वाई ये पैराशूट्स में, स्टॉकिंग्स में, इनमें यूज किया जाता है. तो देखो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या था? डी था. सामने आप इसका आंसर लिखेंगे. सेकंड का है सी, थर्ड का है ए, एंड लास्ट वन का बी. चलो फिर आ जाओ आगे, और आगे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कमेंट. मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, अगर सिंथेटिक फाइबर को यूज किया जाए, अगर सिंथेटिक फाइबर का मैन्युफैक्चर किया जाए, बनाया जाए, तो क्या ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में भी हेल्प करेगा? देखो एक काम करते हैं, फाइबर्स को फिर से पढ़ लेते हैं. जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर, थोड़ा सा उसको फिर से रिकैप करते हैं. और रिकैप में क्या समझ में आएगा हमें कि भाई जो फाइबर है वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है क्या? नेचुरल फाइबर. फर्स्ट क्या होता है? नेचुरल फाइबर. और सेकंड क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर. हमें किसकी तरफदारी करने को कहा गया है? हमें सिंथेटिक फाइबर की तरफदारी करने को कहा गया है. यानी कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं या फिर नहीं करते. अगर कर रहे होंगे तो हम इसकी तारीफ करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसकी बुराइयां करेंगे बैठ के. चलो नेचुरल फाइबर में भी हमने 2 टाइप देखे थे. कौन सा था? फर्स्ट वाज प्लांट फाइबर, फर्स्ट वाज प्लांट फाइबर, एंड द सेकंड वाज एनिमल फाइबर. सेकंड वाज एनिमल फाइबर. देखो कौन सा था? प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. अब अगर हम बात करें प्लांट फाइबर की, तो हम क्या करते हैं? प्लांट्स को कट करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, जिससे क्या मिल जाता है? हमें फाइबर मिलता है. किसी की स्टेम को ले लेंगे, किसी के फ्रूट को ले लेंगे, किसी का कुछ ले लेंगे, तो इससे क्या मिलता है? हमको फाइबर मिलता है. ठीक है, लेकिन एनिमल फाइबर की बात करें तो आपको पता होगा कि सिल्क को पाने के लिए हम क्या करते हैं? सिल्क वॉर्म्स को मार देते हैं. कितनी बुरी बात है ना. सिल्क को पाने के लिए हम जो कोकून के अंदर जो होता है ना, कोकून जो बना था, जिसके अंदर कैटरपिलर था, जो अभी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो रहा था, तो हमने क्या किया? उसको मार दिया. गर्म करते ही क्या होगा? उसके अंदर के कैटरपिलर जो है वो मर जाएंगे. उसके बाद सिल्क थ्रेड हमारे पास में आ जाएगा. तो एक तरह से देखा जाए तो हमने एनिमल को मार दिया. जिसने भी मतलब सिल्क को ऑब्टेन किया है उसने एनिमल को मारा, प्लांट्स कट हुए. तो नेचुरल फाइबर जो होता है वो कभी भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हेल्प नहीं करेगा. सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या कर रहा है ये देख लेते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो मैन मेड फाइबर होता है. और इस मैन मेड फाइबर की खास बात क्या होती है कि ये फैक्ट्रीज के अंदर बनता है. ये किस में बनता है? फैक्ट्रीज में बनता है. और ये बनता है केमिकल से, केमिकल से बनता है. और वो जिसमें भी कौन सा वाला केमिकल होता है? पेट्रोकेमिकल्स होता है. पेट्रोकेमिकल मतलब पेट्रोलियम
प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, दैट इज वाई क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, पेट्रोकेमिकल, ठीक है, पेट्रोकेमिकल। अब होगा क्या, देखो सिंथेटिक फाइबर फैक्ट्री से बने, केमिकल से बने, जिसमें भी कौन से, पेट्रोकेमिकल से बने। क्या इन्होंने प्लांट पे कोई इम्पैक्ट डाला, क्या इन्होंने किसी पेड़ को काटा, नहीं काटा, बिल्कुल भी नहीं काटा, ना ही किसी एनिमल को मारा। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट को इन्होंने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही जंगलों में जाकर इन्होंने पेड़ काटा, ना ही जंगलों में जाकर ये किसी एनिमल को उठाकर लाए, ना ही जंगल में जाकर ये किसी एनिमल को मार कर आए, ना ही इन्होंने किसी पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, ना ही इन्होंने किसी एनिमल के घर को नुकसान पहुंचाया। तो इसका मतलब है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में तो हेल्प करता ही करता है, बिल्कुल करता है। अगर नेचुरल फाइबर की बात लेंगे तो वहां पर हम एनिमल और प्लांट दोनों पर ही क्या करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ तो डालते ही है, भले 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट कुछ परसेंट तो होता ही है। सो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट के कंजर्वेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट को बचाना, फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स है उनको बचाना, उनके शेल्टर को बचाना, सब चीज़ों को बचाना। तो जब सिंथेटिक फाइबर में तो हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम किसी फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे ही नहीं, कोई पेड़ काटेंगे ही नहीं, किसी एनिमल को मारेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर भी बन जाएंगे हमारे लिए पहनने को कपड़े भी आ गए, और हमने किसी भी फॉरेस्ट की चीज़ को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। तो हुआ ना कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। चलो, तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में डेफिनेटली हेल्प करता है। नाउ अब ये आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो। वी नो वेरी वेल कि हमें क्या करना होता है, हमें से बोलना नहीं होता एग्जाम में, हमें आंसर को लिखना होता है नोटबुक में, और नहीं लिखेंगे तो मिस हमें नंबर नहीं देगी। तो ये आप इस तरह से आंसर्स लिख सकते हो। चलो आगे आ जाओ, हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि थर्मोप्लास्टिक की वजह से क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी। अच्छा, इसका तो एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, जो वायर्स होते हैं, कॉपर वायर्स जो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। आपने देखा होगा उन कॉपर वायर को इंसुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। और वो प्लास्टिक की कोटिंग क्यों होती है, तो वो प्लास्टिक की कोटिंग इसलिए होती है कि जो कॉपर जो फाइबर है, कॉपर वायर्स जो है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उन वायर्स को अगर किसी ने हाथ लगा लिया तो उनको करंट नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है, प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो वो प्लास्टिक की कोटिंग से क्या हुआ, करंट किसी को नहीं लगा। इसका मतलब है कि जो प्लास्टिक है वो क्या नहीं करता, वो कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन देता ही नहीं है। इसका मतलब प्लास्टिक क्या हो गया, इंसुलेटर हुआ। लेकिन अगर फिर भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो देखो हम क्या करेंगे, हम एक पूरा सर्किट फॉर्म करेंगे। आई होप कि आपने फिजिक्स में सर्किट पढ़ा होगा, और अगर 7th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के चैप्टर में अगर आपने सर्किट के बारे में नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ रे डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ रे डायग्राम, या फिर बोल सकते हैं कि लाइन से बनाया हुआ एक डायग्राम होता है, जो क्या करता है, एक जस्ट आपको ब्रीफ आइडिया दे देता है पूरे सर्किट का, कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अब जैसे स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड से कौन कनेक्टेड होगा, स्विच बोर्ड से हमारे लाइट्स कनेक्टेड होंगी, फैन कनेक्टेड होंगे, तो आगे भी जैसी सप्लाई हो रही है वो भी एक डिफरेंट चीज है। तो हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, उस वायर से किसको कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। वायर से हमने किसको कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। हम बैटरी के साथ में क्या कर रहे हैं, एक स्विच बोर्ड और जोड़ देते हैं, तो हमने एक स्विच बोर्ड भी जोड़ दिया। ठीक है, स्विच बोर्ड के जोड़ने के बाद हमने क्या किया, एक हम बल्ब को जोड़ देते हैं कि भाई अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसी के बीच में हमने क्या कर दिया, एक बीच के अंदर लगा देते हैं, कहीं पर कंडक्टर लगाते हैं। कंडक्टर का मतलब देखो, यहाँ बैटरी लगी है, बैटरी के साथ साथ में यहाँ पर क्या लगा है, बल्ब लगा है, और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, एक कंडक्टर लगाया जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने की परमिशन देता है। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जब हमने ये लगाया तो देखो बल्ब जला, बल्ब ग्लो हुआ, बिल्कुल हुआ, तो बल्ब यहाँ पर ग्लो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी को रिप्लेस कर दे प्लास्टिक से, अगर हम इसको थर्मोप्लास्टिक से रिप्लेस कर दे तो क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक से रिप्लेस करने के बाद देखो क्या हुआ, ये बल्ब जो था वो अब ग्लो नहीं कर रहा। पहले ये ग्लो कर रहा था लेकिन अब ये ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अभी थर्मोप्लास्टिक लगा दिया है, और अगर थर्मोप्लास्टिक लगा है इसका मतलब है कि थर्मोप्लास्टिक जो है बल्ब को ग्लो नहीं होने दे रहा है। यानी कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर है मतलब इंसुलेटर है। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, इंसुलेटर है। और ये क्या कर रहा है, ये बल्ब को ग्लो होने की परमिशन बिल्कुल नहीं दे रहा, क्योंकि ये तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ही नहीं ले रहा है, इसको नहीं, बिल्कुल ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल नो बोल देगा कि नो,
NO नो, नहीं आना मेरे अंदर। क्यों नहीं आना? करंट लग जाएगा भाई, करंट लग जाएगा, तो मेरे अंदर नहीं आना। तो जब मेरे अंदर नहीं आना है तो क्या होगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो यहाँ से यहाँ तक आई, इसके आगे नहीं जा पा रही है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अलावा जो हमारे बैकेलाइट के स्विच बोर्ड्स बनाए जाते हैं वो क्या होता है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, और ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और मेन चीज जो हमारे वायर की कोटिंग होती है, जिसके ऊपर जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो भी क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है, बिकॉज गर्म करने पर वो प्लास्टिक मेल्ट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, यानी कि वो क्या है, इंसुलेटर है, वो बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का। चलो, नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर क्लियर है इसका मतलब है कि हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एंड साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया है। पूरे चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ 2 ही चीजें देखी थी, फाइबर एंड प्लास्टिक, एंड आई होप कि आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, टाइप्स क्लियर हो गए होंगे, यूजफुल है, हार्मफुल है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर ये क्लियर है इसका मतलब है कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया, और चैप्टर के साथ साथ में हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए, नॉट ओनली फर्स्ट, नॉट ओनली सेकंड, नॉट ओनली थर्ड, 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हमने। वाओ, वेरी गुड। चलो, अब ब्रेक तो नहीं लेंगे क्योंकि सारे चैप्टर्स हमें करने हैं और एग्जाम से पहले ही करने हैं। सो हम आएंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर, लेकिन नॉट नाउ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और फिर हम हमारा नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।